डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है रैशनल वर्ल्ड पे। बहुत बहुत धन्यवाद। साइंस जर्नी आपके इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए आपको भी धन्यवाद और आपके सभी श्रोताओं और साथियों को भी शुक्रिया। सबसे पहले मैं तो ये जानना चाहूँगा कि हमारा जो हमने इतने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं और जो फीडबैक्स आते हैं उसमें ऐसा देखा गया कि देश की आधी से भी ज़्यादा जनसंख्या जो अदर बैकवर्ड क्लास में आती है और उनमें से ज़्यादातर लोग धार्मिक होते हैं। अगर उन्हें जब भी हम बताते हैं रैशनैलिटी तर्कशीलता की बातें करते हैं, जब हम ग्रुप्स में इस तरह की चर्चाएँ छेड़ते हैं, तब ऐसा देखा जाता है कि एक विरोध झलकता है। उन्हें शायद तर्कशीलता, रैशनैलिटी ऐसी चेतनाएँ उनके मन में नहीं जागृत होती है। ऐसे में आप इन्हीं में से आने वाले एक समुदाय से हैं, तो मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले कि आपके अंदर ये तार्किक चेतना कहाँ से आई है? कहाँ से आपको प्रेरणाएँ मिली कि आप जो तर्कशील बातें होती हैं, जो रैशनैलिटी की बातें होती हैं या समाज पे इस चीज़ का जो इम्पैक्ट होता है, वो आप डालने की कोशिश करते हैं। इसकी प्रेरणा आपके पास कहाँ से आई है? जी। बहुत धन्यवाद। पहला सवाल आपका थोड़ा निजी है, तो ठीक है, जी। थोड़ा निजी पृष्ठभूमि से बताता हूँ। असल में मेरे परिवार की जो पृष्ठभूमि रही, वहां से कुछ चीजें विरासत में मिली हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पिताजी पुराने कॉमरेड रहे हैं, क्लासिकल कम्युनिस्ट जिसे आप कह सकते हैं। ओके। और वो बाद में चल करके कॉमरेड और वो मतलब एकदम कम्युनिस्ट अप्रोच को आइडियोलॉजिकली शेप देते देते फिर वो समाजवादी जो पुरानी पृष्ठभूमि रही है लोहिया वाली, और लोहिया के बाद लोहिया के शिष्यों में एक धारा बनी किशन पटनायक की। तो किशन पटनायक ने बाद के दिनों में समाजवादी जन परिषद बनाया और लगातार काम करते रहे। तो हमारे पिताजी की पृष्ठभूमि उस धारा की है, यानी मार्क्सवादी समाजवादी धारा की। तो उस धारा में पिताजी आजमगढ़ जैसे छोटे से शहर में रह करके, जहां कोई संसाधन नहीं, जहां कुछ नहीं, वहां भी तार्किक चेतना के लिए काम करते थे। किसान, मजदूर, इन सारे आजमगढ़ जिले का कोई आंदोलन ऐसा नहीं रहा होगा जिसमें मेरे पिताजी शामिल ना हो, उसकी अगुवाई न कर रहे हो, या उसमें किसी लाठी खाने वाली भीड़ में शामिल ना हो। तमाम जन आंदोलनों के चेहरे के रूप में उनको जाना जाता रहा है। वहां से एक पृष्ठभूमि मिली कि कैसे तार्किक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, जो भौतिकवादी दृष्टिकोण है, वामपंथ का जो भौतिकवादी नजरिया है, उसकी ट्रेनिंग पिताजी के जरिए मिली। वर्ग संघर्ष से लेकर के वर्ण संघर्ष, विषमता के विरोध में आवाज बुलंद करना, निडर होना, बेबाकी से अपनी राय रखना। और पूरे इलाके, पूरे गांव में लोग कहते थे कि अरे ये पागल हैं, इनको कुछ क्या बात करते रहते हैं, भगत सिंह, मार्क्स, अंबेडकर, लेकिन वो अपना काम करते थे। तो उनसे एक विरासत में निडरता मिली और विचारधारा का एक छोर मिला, जो समाजवादी विचारधारा जिसे आप कह सकते हैं। मेरे बड़े पिताजी चूंकि परिवार के मुखिया भी थे, और उनकी जो वैचारिक धारा रही, वो मैं जब उनसे बात करता हूं तो वो कहते हैं कि शुरुआती दिनों में मैं बहुत बड़ा भक्त था। मैं रामचरितमानस का पाठ किया करता था, हनुमान चालीसा पढ़ता था, सब कुछ करता था। लेकिन आगे चल करके उन्हें ये लगा कि यार हमारे घर में इतनी गरीबी थी एक समय में, और बड़े पिताजी की पीढ़ी ने, कि खाने को नहीं था। तो बार बार उनके मन में, उन्होंने कहा कि मेरे मन में सवाल आया कि अगर कोई भी माँ होती, एक मंदिर है हमारे आसपास का, वहां जाकर के उन्होंने कहा कि घंटों लोगों ने कहा घंटी बजाओ, अपनी अरदास मांगो, पूरी हो जाएगी। घंटों मैंने घंटी बजाई, आरती की, पूजा प्रार्थना किया। उस दिन मुझे लगा कि अगर ये माँ होती तो आज पिघल जाती। और बहुत पुजारी थे, बहुत कुछ था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सब कुछ जब उन्होंने देखा तो उनका मोहभंग हो गया इससे, कि यार कोई देवता, कोई खुदा या कोई देवी अगर इस तरह होती तो ये हाल हमारा ना होता जो हम घोर पुजारी हैं। वहां से जो मोहभंग हुआ, फिर उन्होंने कहा कि फिर भी मैं अपना कुछ आधार खोजता रहा, तो कबीर पंथी एक गुरु मिले। तो बड़े पिताजी लगभग अपने, आज 80 साल की उम्र होगी उनकी, और 50-52 साल, 55 साल उन्होंने उस कबीर पंथी विचारधारा में अपना जीवन जिया है। तो बड़े पिताजी कबीर पंथी विचारधारा से,
और मेरे पिताजी कम्युनिस्ट कॉमरेड समाजवादी धारा से। इन दोनों के होने के नाते मेरे घर में कभी, हमारी पूरे उम्र में, हमारी पीढ़ी के लोगों में कभी किसी देवी देवता का फोटो हमारे घर में नहीं, किसी व्रत उपवास पूजा कोई हमारे घर में नहीं। हमारे यहाँ पूजा जो होती थी वो कबीरपंथी होती थी, निर्गुण भजन होते थे उसमें, तो बड़े पिताजी के प्रभाव में। और बीच बीच में मेरे पिताजी चूंकि छोटे थे तो उनका प्रभाव उस तरह से नहीं, लेकिन वो अपना आंदोलनों की ट्रेनिंग हमारी समझने की, समाज को समझने की, परिवार क्या होता है, विरोधाभास क्या है कि कोई गरीब कोई अमीर क्यों है। तो कबीरपंथी ट्रेनिंग से हमें ये पता मिला कि ये जो विषमता है इसके पीछे मनुष्य है, और वो कबीरपंथी धारा। और कबीर, रैदास, पलटू, दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, उनकी ट्रेनिंग हमें बड़े पिताजी से मिली, तो वहां कर्मकांड अंधविश्वास का नकार मिला। और दूसरी तरफ पिताजी वाली ट्रेनिंग में कर्मकांड अंधविश्वास का नकार मिला। तो ये मेरी, अगर निजी तौर पर पूछो यार, तो मेरी ट्रेनिंग तो पृष्ठभूमि वहां से रही। मैं अपनी बात करूं तो एक होता है ना, कुछ बीज रोप दिए गए, लेकिन उन्हें उनमें फल लगना, फूल लगना, उनके तनों में मजबूती आना, उनकी शाखाओं के पत्तों में लहलहाट आना, वो सब हुआ जब हम DU JNU आए। JNU हमारा वो इश्क जो पूरा ना हो सका, वहां हम एडमिशन चाहते थे, नहीं हो पाया, लेकिन हमारे दोस्त पढ़ा करते थे। DU में हम सारे लोग थे, तो हमने कई तरह के स्टडी सर्कल बनाए, कई तरह का एक समूह बनाया जो शोधार्थियों का समूह था, जिसमें कुछ शिक्षक भी थे, और खूब किताबें पढ़ना शुरू किया। तो जिस अंबेडकर का जिक्र हमने भगत सिंह के साथ अपने पिताजी से बचपन में सुना था, उस अंबेडकर को हमने दिल्ली आकर के कायदे से पढ़ा। और जिस कबीर का जिक्र हमने बड़े पिताजी से बचपन में उनके भजनों के जरिए सुना था, मेरे बाबा भी एकदम उनको साधु लोग कहते थे, कबीर के भजन गाया करते थे, तो वो हमें अर्थ मिला दिल्ली में। तो उससे एक तार्किक चेतना, उससे कर्मकांड अंधविश्वास का नकार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और अपनी देश दुनिया समाज के अंतर विरोधों को समझने की जो पूरी दिशा मिली, मुझे लगता है कि ये मेरा एक इतिहास रहा है। जी जी, बहुत खूबसूरत उत्तर, और हम लोगों को ये जानने को मिला कि आपके अंदर ये विरासतें जो हैं वो एक पीढ़ी पहले से आई हुई हैं, और इस कारण से आप यहाँ तक पहुँचे हैं। आप लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हैं, और मेरे ख्याल से मेरे जो दर्शक हैं, आपने ये चेहरा आप मोहताज भी नहीं होंगे। डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी को आप सभी जानते ही होंगे। तो हम लोग मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि मैंने देखा है कि भारत में अगर जो कॉन्स्टिट्यूशनली हम जब 4 कैटेगरी में भारत को डिवाइड कर देते हैं, जनरल वर्ग, OBC, SC एंड ST, तो इसमें जो OBC हैं, SC ST हैं, ऐसा देखा गया कि जो जनरल वर्ग है वो हर संसाधन पे, सत्ता पे, हर जगह उसका कब्जा भी है, और वो भारत में जितने भी मुद्दे हैं उनमें से ज्यादातर मुद्दों में वो एक साथ आ जाते हैं, जो जनरल वर्ग है। लेकिन OBC जो कि भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या है, SC ST, ये लोग किसी भी मुद्दे पर एक साथ नहीं आ पाते हैं। इवन देखा गया कि जो प्रतिनिधित्व का मामला है OBC का या SC ST का, जो प्रतिनिधित्व का मामला है, इसके खिलाफ पूरा जनरल वर्ग जो 10% 15% है, वो एक साथ आ जाते हैं और एक साथ विरोध भी करते हैं। जबकि अभी उन्होंने जो एक सुदामा कोटा की जो हम बात कहते हैं, या EWS रिजर्वेशन की जो बातें हैं, उस पे भी सारे SC ST OBC उनके खिलाफ नहीं जा पाते हैं। तो मेरा यहाँ पे ये प्रश्न है कि जो OBC वर्ग है, या जो पूरा बहुजन वर्ग है OBC SC ST, वो किसी भी मामले में एकमत नहीं हो पाते हैं। इनकी क्या वजहें हो सकती हैं? जी, बहुत अहम सवाल है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं, जैसे मैं इस पूरी बातचीत का, इस सवाल का जवाब इस तरह से देना चाहूंगा जिसका आधार मेरी अपनी समझदारी होगी। श्रोताओं में जो लोग सुन रहे होंगे उनकी कुछ राय अलग भी हो सकती है, इसलिए मैं पहले डिस्क्लेमर ले रहा हूं। और हम जो अपनी समझदारी की बात करते हैं, हम लोग जब तार्किक होने की बात करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते हैं, तो हम साफ तौर पर ये कहते हैं कि हमारी समझदारी जो आज है वो आखिरी नहीं है, ये हर्फ आखिर नहीं है। हम अपनी समझदारी को लगातार
तर्क की कसौटी पर, चेतना की कसौटी पर कसते रहेंगे। तो अभी हम इसमें और चीजें खोजने और ऐसे ऐसे तमाम सवालों के जवाब खोजने के लिए लगातार पढ़ते और समझते रहेंगे। फिलहाल मेरी जो समझदारी है वो ये है कि जैसे हम ओबीसी कहते हैं, मतलब खासकर कल्चरल कैपिटल एक टर्म है जो वर्ल्ड कम्युनिस्ट थियरी में अंतोनियो ग्राम्सी ने हेजेमनी का एक कॉन्सेप्ट दिया। हेजेमनी, वर्चस्व, उसका एक टर्म काम चलाऊं ढंग से आप उसका हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। किसी चीज का नियंत्रण, वर्चस्व, सत्ता के सबसे शीर्ष पर रह करके उसको अपने नीचे की चीजों को नियंत्रित कर लेना, हेजेमनी, वर्चस्व। उसमें अंतोनियो ग्राम्सी एक टर्म का प्रयोग करते हैं, कल्चरल हेजेमनी। और कल्चरल हेजेमनी का जैसा आप भारतीय संदर्भ में अगर उसका विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि इस देश में एक वर्ग ऐसा रहा जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक हर संदर्भ में वर्चस्वशाली स्थान पर रहा, काबिज रहा। अपनी श्रेष्ठता या मेरिट के दम पर नहीं, अपने नेक्सस, अपने अपनी चालाकी के दम पर। चालाकी मैं क्यों कह रहा हूं, उसका एक उदाहरण ये दे देता हूं कि इस देश में दैवीय उत्पत्ति का, राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जो आया है, दुनिया में भी है, लेकिन भारत में उसका संदर्भ ये है कि राजा को प्रजा पर शोषण और जब शासन करना था तो उसने खुद को मजबूत बनाने के लिए, और वर्ग संघर्ष ये उनके बीच का भी, एक व्यक्ति को कहा कि ये जो पुरोहित है हमारे दरबार में, ये उस देवता का रूप है। तो पुरोहित ने राजा के लिए जनता से कहा कि ये देवता का अवतार है धरती पर। तो दोनों ने एक दूसरे को पुष्ट कर दिया, दोनों ने मिलकर के राज किया। तो शासन का एक चरित्र ये रहा है। इसीलिए चाहे वो मौर्य वंश के बाद का इतिहास पढ़े, फिर कभी उस पर बात करेंगे, और लेटेस्ट में बाद में आए तो शिवाजी का एक उदाहरण आपको मिलेगा कि शिवाजी के राज्याभिषेक को लेकर के क्यों विवाद हुआ था। कहना मेरा ये कि वर्चस्व एक तालमेल से बनता है, गठजोड़ से बनता है, और चूंकि हितों का साझापन था, इसलिए भारत में जो वर्चस्व, हेजेमनी क्रिएट हुई राजा और पुरोहित की, जो दुनिया में भी इसी तरह से काम करती है, चर्च, पोप, पादरी और वहां के राजा की, लेकिन भारत में वो नेक्सस कल्चरल ग्राउंड पर मजबूत हो गया, और उन्होंने जाति व्यवस्था जैसी एक ऐसा प्रक्रिया दे दी। उस प्रक्रिया में पूरे समाज को 4 भागों में उन्होंने बांटने की ख्वाहिश की। अब मैं क्यों कह रहा हूं ख्वाहिश, अब मेरा पहला ऑब्जर्वेशन ओबीसी को लेकर के, मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने 4 भाग में बांटने का ये जो काम किया, ये आरोपित काम है। भले उन्होंने धर्म में व्याख्याएं दी, और आपका चैनल, चूंकि वो तो आप इतना शानदार काम कर रहे हैं, आप बाकायदे प्रमाण के साथ, मैं देखता रहता हूं बीच बीच में कि किस ग्रंथ में क्या लिखा है, कैसे उन्होंने किस चीज को एलोबरेट किया है। ये काम आप बहुत शानदार तरीके से कर रहे हो, लोग आपको बहुत सुनते हैं जी, शुक्रिया। हाँ, आप गौर करेंगे कि उसमें ऋग्वेद का पुरुष सूक्त। अब एक रोचक वाकया बता दूं तथागत भाई, जी। कल मेरे पास एक फोन आया, वो बच्चा बीए फर्स्ट ईयर का था। अब मेरा मन हुआ कि मैं इसको रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर लगाता, फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा जाने दो। जैसे उसने बहुत पहला ही सवाल, जैसे उस टाइप के बच्चों का होता है कि आप सनातन विरोधी क्यों हैं, आप हिंदू विरोधी क्यों हैं। तो मेरा पहला ही सवाल उनसे पलट के होता है कि सनातन का मतलब और हिंदू का मतलब समझा दो, क्या है, किस किताब में कहा क्या लिखा है। कुछ तो तार्किक बात हो नहीं पाती है। उसने कहा कि मैं मौर्य हूं, जबकि मैं जानता हूं वो मौर्य था नहीं, लेकिन मुझसे बात करना तो वो कहा कि मैं मौर्य हूं और मैं तो हिंदू हूं। तो मैंने कहा कि कैसे पता चला कि मौर्य होकर के तुम हिंदू हो, इसका जवाब दो। तो कहा कि हम 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और आप भी यादव हैं, मैं मौर्य हूं, हम दोनों हिंदू हुए। तो मैंने कहा कि ये जो 4 विभाजन है, इसको मानते हो? तो उसने कहा हर हिंदू मानेगा। तो हमने कहा इन चारों में से हम और तुम भी ओबीसी, मैं भी ओबीसी, हम दोनों क्या हैं? ब्राह्मण हैं? कहा नहीं। कहा क्षत्रिय हैं? कहा नहीं। हमने कहा कि वैश्य हैं? तो कहा नहीं। हमने कहा फिर क्या है? शूद्र हैं? कहा नहीं, वो भी नहीं है। हमने कहा फिर क्या है? कहा हम हिंदू हैं।
तो हमने कहा इसका मतलब जितने हिंदू हैं उनको वर्ण व्यवस्था यानी 4 वर्णों का विरोध करना चाहिए। तो कहा नहीं, वो तो कर्म के आधार पर बना है ना। तो फिर मैंने उससे पलट के पूछा कि आप क्या करते हो? तो कहा मैं बीए फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी हूं और हिंदू युवा वाहिनी का गोरखपुर का एक वो हूं, सदस्य हूं। हमने कहा तुम मौर्य होकर के अपना पुश्तैनी पेशा क्यों नहीं कर रहे, खेती बाड़ी का, सब्जी उगाने का, कुशवाहा, मौर्य कुशवाहा, और मैं अहिर होकर के दूध का व्यापार क्यों नहीं कर रहा? हम दोनों पढ़ाई से जुड़े हुए हैं। तो अगर कर्म के आधार पर होगा तो लक्ष्मण यादव, डॉक्टर लक्ष्मण यादव शूद्र होंगे कि ब्राह्मण होंगे? तो कहा कर्म के आधार पर तो आप ब्राह्मण हैं। मैंने कहा आप भी पढ़ाई लिखाई के काम में हो, तो कर्म के आधार पर आप क्या हुए? तो कहा मैं भी ब्राह्मण हुआ। तो हमने कहा सही है? तो कहा हाँ एकदम सही है। मैंने कहा कि तुम्हारी हिंदू युवा वाहिनी में जितने ब्राह्मण और ठाकुर होंगे, एक बार उनसे पता कहना कि मैं गौरव मौर्य और डॉक्टर लक्ष्मण यादव ब्राह्मण है, क्योंकि कर्म इनका पढ़ने पढ़ाने का। तो हंसने लगा, इधर बताने लगा। कहा कि अभी आप एक लेटेस्ट थ्योरी आई है, E इक्वल टू MC स्क्वायर नहीं है, वो ओम इक्वल टू MC स्क्वायर है। मैं हंसने लगा भाई तुम कहां जा रहे? तो मैंने कहा तुम्हारे अथाह ज्ञान के आगे मैं नतमस्तक हूं। तथागत मैं यहां से एक बात कहना चाह रहा हूं कि ओबीसी का विमर्श जो है ना, जो बात मैं कह रहा था ना कि हो सकता है आप मेरी इस बात से सहमत ना हो, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन यही है, ओबीसी की कुछ चीजों को आदिवासी तबके से जोड़कर देखा जाना चाहिए। आप अगर वर्ण व्यवस्था को कहेंगे तो मेरा मानना यह है कि चाहे वो आदिवासी हो चाहे वो ओबीसी हो, ये जो हेजमनी में बैठे लोग थे ना, शासन करने वाले, उन्होंने इस देश के कमेरा लोगों पर यह वर्ण व्यवस्था आरोपित की है। इसलिए ओबीसी और आदिवासी ये दोनों इस वर्ण व्यवस्था में फिट ही नहीं बैठते हैं। अब इसमें मैं और इसको समझाता हूं कैसे। डॉक्टर अंबेडकर ने हु शूद्रा किताब, और उस किताब का जो बेस पॉइंट है वो ज्योतिबा फूले की थ्योरी, गुलामगिरी वाली। और ज्योतिबा फूले थ्योरी देते हैं कि जितने लोग यहां पर क्षत्रिय है ना, क्षत्रिय शब्द खत्री खेत से बना, क्षत्रप खत्रप, वो एक थ्योरी देते हैं। और वो ये कहते हैं कि जो शासन करने वाली जातियां रहेंगी, और वो शासन करने वाली जातियों में केवल ओबीसी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अगर वो मौर्य है, शाक्य वंश है, मिहिर प्रतिहार गुर्जर वंश है, यदुवंश है, उसी के साथ आदिवासियों का गोंडवाना लैंड है, भीलवाड़ा है जिसमें भीलों का शासन था, गोंडवाना गोंड का शासन था। तमाम जातियां जो आज शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब में और ओबीसी में है, ये तो शासक जातियां रहेंगे। और अगर इनके शासक रहे हैं तो ये शूद्र कैसे हो गए? और क्यों मैं इनको, यहां से मुझे एक सूत्र दिखता है कि वर्चस्व में रहने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वैश्य देखिए इस तरह से बहुत पेच में नहीं रहा, पेच में वो रहे ब्राह्मण क्षत्रिय, और उसमें भी खासकर ब्रेन ब्राह्मण का। इन्होंने अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए जानबूझकर इन कमेरा मेहनतकश जातियों को किसी को अछूत बना दिया। और आप याद रखिए, उत्पादन प्रक्रिया में जितने भी लोग हैं जिन्हें आप शूद्र और अतिशूद्र की थ्योरी में अगर आप फूले की माने, तो फूले तो ये कहते हैं कि भाई ये विदेशी लोगों के सामने जो झुक गया उसे उन्होंने जनेऊ पहना के अपना बना लिया, द्विज बना लिया, तो वो एक तरफ के हो गए। और जो झुका नहीं, लड़ गया, अड़ गया, उसे उन्होंने शूद्र और अतिशूद्र में तिरस्कृत करने की कोशिश की। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर और फूले इस वाले शूद्र और अतिशूद्र वाले विमर्श में ये थ्योरी देते हैं, और मैं कई बार इस थ्योरी से सहमत होता हूं। और सछूत शूद्र और अछूत शूद्र वाली डिबेट में आते हैं हम फिर कि भाई जिनसे काम नहीं चल सकता था बिना छूत के, तो उन ओबीसी जातियों को उन्होंने अछूत नहीं बनाया, क्योंकि भाई कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, सब्जी पैदा करने वाला और जो है खेती का काम करने वाला, मकान बनाने वाला, इन सबको छूना पड़ेगा। उत्पादन करने वाले को हम एक ढोंग रच सकते हैं कि भाई तुम खेत में काम कर रहे हो, तुम मैला ढो रहे हो, तुमको हम अछूत बना देंगे, वहां चल जाएगा। कुछ लोगों को अछूत नहीं बना देगा। लकड़ी से कुमार ने कोई मिट्टी से बर्तन बनाया तो उसका इस्तेमाल करना, हालांकि तर्क से ये फिट भी नहीं बैठता। भाई मान लो अछूत ने एक इमारत बनाई,
तो उसमें भी तो उसका हाथ लगा, जिसमें कल को तुम पवित्र होकर के रहने गए तो तुम भी तो अछूत हो गए। तो तर्क से तो ये मतलब नहीं फिट होगा, वो कुतर्क ही है। लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की समाज में शूद्र और अतिशूद्र के विभाजन को इस तरह से बनाया जाए कि अपने समाज के 80 से 90% लोगों को हम गुलाम बना दें। ये मेरी समझदारी है। इसलिए उन्होंने आदिवासियों से, आज भी आप उनके पूरे विमर्श को देखेंगे तो आदिवासी इस वर्ण व्यवस्था में फिट ही नहीं बैठता। और ओबीसी की जातियां कंफ्यूज्ड हैं। वो हिस्टोरिकली, चाहे ऐतिहासिक संदर्भ लें, चाहे सामाजिक संदर्भ लें, चाहे आर्थिक संबंध लें, इन तीनों संदर्भों में आप ओबीसी को शूद्र कह देंगे तो आपका पूरी थ्योरी गड़बड़ा जाएगी। अब जैसे मिसाल के तौर पर आप पूरा मौर्य वंश, मगध साम्राज्य, सम्राट अशोक, अरे भाई शासन है उसका अखंड भारत, उनकी तलवार में इतना दम है कि मतलब ठीक ठाक उसका असर आज तक महसूस होता है। प्रतिहार, गुर्जर वंश, यदुवंश, भीलवाड़ा, गोंडवाना, इसका मतलब कोई शासक था, उसे किसी ने गुलाम बनाया। मेरी थ्योरी है ये जितनी ओबीसी जातियां जो लैंड ओनरशिप है, पशुपालन, कृषि, चरवाहा समाज, उत्पादन करने वाली जातियां, श्रम करने वाली जातियां, उनमें जो सबसे मूल में था उन्हें उन्होंने अछूत कर दिया। तो दो वर्गों में उसे बांट दिया, एक अछूत एक सछूत। मेरा मानना यह है कि मैं ये मानता हूं कि वर्ण व्यवस्था की इस चतुर्वर्ण व्यवस्था में ये फिट नहीं बैठ रहे। ये ऊपर से आरोपित की गई एक थ्योरी है ताकि हम इस पूरे समाज को गुलाम बना सकें। इसलिए जो शासन करने वाली कौम थी, उत्पादन करने वाली कौम थी, श्रम करने वाली कौम थी, मेहनत करने वाली कमेरा कौम थी, इन सब को एससी, एसटी, ओबीसी को गुलाम बनाने के लिए यह आरोपित कर दिया गया। इसलिए वर्चस्व में चूंकि वो थे तो उन्होंने थ्योरी ऐसी गढ़ी, उन्होंने ग्रंथ ऐसे गढ़े, तो वो आपको इतिहास से वंचित कर दिया। इसीलिए आपका सवाल जो है तथागत की एकजुट क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि उत्पादन संबंधों में रिश्ता अलग अलग है, और जब उत्पादन संबंधों में टकराव है तो वो एकजुट नहीं होने देगा। एकजुट कैसे कोई होता है? हितों का साझा संघर्ष हो। जब साझा हित हो, साझा दुख हो, साझा सुख हो, तो वो साझापन बनाने की कोशिश पैरेलल एक विमर्श खड़ा करता है, जिसे हम आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं। उसमें तथागत बुद्ध आएंगे, कबीर आएंगे, पलटू दादू भीका बुल्ले शाह आएंगे, नारायण गुरु बसवन्ना चोखा मेला आएंगे, फूले, शाहू, पेरियार, अंबेडकर, लोहिया, और वहां से होते होते भारत का संविधान आएगा। और जैसे ही भारत का संविधान आएगा, मंडल कमीशन आएगा। ये जो पूरी विचारधारा है वो ये कह रही है कि तुम्हारे सामाजिक आर्थिक हितों का शोषण इस वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और विभाजन के सांस्कृतिक वर्चस्व ने किया है। अब तुम एकजुट हो जाओ ताकि तुम्हारा हक तुम्हें मिल सके। तो वो बहुत वेग टाइप का रहा। आप वेग टाइप का मतलब ये कि ओबीसी की कोई एक पहचान होगी, ओबीसी का कोई एक नेता होगा, ओबीसी का कोई एक मुद्दा होगा, या आप आज भी नहीं पाएंगे। ओबीसी का अलग, और उसमें भी जो विमर्श आया जैसे ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये तो भारत का संविधान बनने के आसपास विकसित हुआ। बैकवर्ड क्लासेस बना शाहू जी के समय, डिस्कोर्स में आ चुका था। 1930 में त्रिवेणी संघ आया, डिस्कोर्स में आ चुका था बैकवर्ड मूवमेंट। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि ओबीसी तो सोया हुआ समाज है, ओबीसी में कोई आंदोलन, कोई चेतना नहीं है। वो दरअसल अधूरा ज्ञान है। शाहू जी के विमर्श, फूले साहब एक अलग दृष्टिकोण से बड़ा विजन रखते हैं, लेकिन शाहू जी तक आते आते जब 1902 में वो जनगणना करके वो गैर ब्राह्मणों को सीटें दे रहे हैं, तो वहां से एक विमर्श खड़ा हो रहा है जो 1925-30 में आकर के बिहार के त्रिवेणी संघ में, उसके बाद 1930-40 तक आइए तो यूपी में, जो उस समय का यूपी संयुक्त प्रांत था, वहां ओबीसी लीडरशिप डेवलप हो रही है। और उस लीडरशिप में त्रिवेणी संघ के लोग जो ओबीसी की जातियों से आते हैं, वहां से शुरू करके वो जब यूपी तक आते हैं तो वहां शिवदयाल सिंह चौरसिया, और वहां से चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, और वही विमर्श जब आगे बढ़ा तो पेरियार ललित सिंह यादव, महामनाराम स्वरूप वर्मा, और बिहार तक वो जब गया तो बाबू जगदेव प्रसाद। एक पूरा विमर्श ओबीसी का खड़ा हुआ। अंत में आकर के आप ओबीसी को देखेंगे आजादी के आसपास, तो ओबीसी बार्गेन ये कर रहा है कि राष्ट्र चलाने में हमारी हिस्सेदारी, हमारी जगह कहां होगी।
ओबीसी के लोगों ने गांधी के सामने जब ये सवाल आया तो ये बात मान ली गांधी ने, वही विमर्श है। महात्मा गांधी कहते थे कि आप हमारे देश आजाद हो जाएगा, हम लोग बैठ के इसको सुलझाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर बार बार कहते थे कि भाई आजाद हो जाए तो कौन भरोसा तुम्हारा सुलझाओ कि ना सुलझाओ, इसलिए हम पैरेलल भाई आजादी का मतलब मुकम्मल आजादी। लेकिन जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ भारत आजाद होने के बाद, तो आप याद करेंगे भारत के संविधान का पहला संशोधन पेरियार रामास्वामी नायकर के आंदोलन और दबाव में हुआ। अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4) ये ऐड किया गया कि भाई एक समाज जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब चूंकि शेड्यूल बन गई है उनकी, उस शेड्यूल में कुछ जातियां लिख गई हैं, लिस्टेड हैं, तो उस लिस्ट में ये 7.5%, ये 15%, तो इनको तो इनकी आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन दे दो, क्योंकि कल्चरली सोशली ये बहुत बैकवर्ड है, अनटचेबल रही है शेड्यूल कास्ट की जातियां। शेड्यूल ट्राइब हिस्सेदारी नहीं मिली, इसलिए इनको इनके संख्या के हिसाब से, और 1931 की जनगणना हो गई थी तो संख्या मिली थी, उस संख्या के हिसाब से रिजर्वेशन मिल गया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 340 में ये दर्ज किया कि भाई जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में नहीं है, फिर भी कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको सोशली और कल्चरली बहुत डिवीजन मिला है, बहुत ज्यादा उनके साथ भेदभाव हुआ है, उनके लिए एक आयोग बनाया जाएगा और उसको उनका अधिकार दिया जाएगा। और उसके लिए अधिकार देने का और पुख्ता इंतजाम हो, उसके लिए पेरियार का आंदोलन, और पेरियार के आंदोलन के बाद पहला संशोधन और अनुच्छेद 15(4) अनुच्छेद 16(4) जुड़ा, और जिसमें पहले काका कालेलकर कमीशन पहला पिछड़ा वर्ग आयोग, और बाद में मंडल कमीशन जो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बना। तो आप इस पिछड़े वर्ग को अब यहां से देखिए। मेरा कहना ये, थोड़ा वक्त ज्यादा ले लिया हूं, माफी चाहूंगा, लेकिन मैं कंक्लूड करूं। हिस्टोरिकली जब आप जाएंगे, हिस्टोरिकली अब एक कड़वी बात बोल रहा हूं, शेड्यूल कास्ट के लोग अनटचेबल होने के नाते यूनिटी बना करके एक अपनी कल्चरल लोकेशन को ट्रेस कर लेते हैं। आप ओबीसी मल्टीपल लोकेशन पर है, इसलिए ओबीसी एक यूनिट नहीं है, उसमें सब बड़े बहुत बिखरे हुए लोकेशन है। शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट का लोकेशन कई बार सिमिलर है, खासकर शेड्यूल कास्ट इतना सिमिलर है कि वो आज इस देश का सबसे जागरूक समुदाय, सजग समुदाय में शेड्यूल कास्ट मान रहा हूं। शेड्यूल ट्राइब अपनी लड़ाई को जानता है, वो जल जंगल जमीन हिस्सेदारी अपनी पहचान की लड़ाई को जोड़ कर देखता है, इसलिए ट्राइब भी यूनाइटेड हो रहा है। फिर भी हम जानते हैं कि ट्राइब में झारखंड और वहां का ट्राइब अलग है, उसको साइलेंट कर दो, झारखंड और वहां का ट्राइब अलग है, और राजस्थान का ट्राइब अलग है, दक्षिण भारत का ट्राइब अलग है, फिर भी वो कुछ सवालों पर एकजुट है। ओबीसी को आप हिस्टोरिकली एक लोकेशन पर अगर देखना चाहते हैं तो माफ करिए, आप ओबीसी को एक यूनिटी के रूप में, एक यूनिट के रूप में नहीं देख पाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन और मंडल कमीशन, साथी छेदीलाल साथी कमीशन हो या बाद में तमाम कमीशन बने, उन सब को आप देखेंगे तो पाएंगे कि ओबीसी में बहुत डिवीजन है। इसलिए ओबीसी को एकजुट करने का कोई हिस्टोरिकल लोकेशन नहीं हो सकती, वहां कंफ्यूजन है। वहां पे एक तरफ कहेंगे कि हम शासक जातियां और दूसरी तरफ ये, तो क्लैश करेगा। ओबीसी को आप ये पूछिए कि आपकी हकमारी क्यों हुई आजादी के बाद भारत में, तब आपको लगेगा कि अच्छा आप शासक थे तो आपको गुलाम किसने बनाया। आप अगर सम्राट अशोक के वंशज हैं, आप सम्राट मिहिर भोज के वंशज हैं, आप सम्राट जो है सुहेल देव के वंशज हैं, आप सम्राट जो है तमाम मजबूत ताकतवर लोगों के वंशज हैं, फिर आप राष्ट्र बना, जब नया आधुनिक राष्ट्र बना, तो आप कहां चले गए। यहां से ओबीसी यूनाइटेड होगा। और तब उससे पूछिए कि आज अगर तुम्हारी आबादी नहीं पता है तो आबादी को कैसे गिनेंगे। आपकी इसके लिए जाति जनगणना का सवाल आएगा जो 1931 के बाद नहीं हुआ। और मुद्दे जो बनेंगे वो कंटेम्पररी बनेंगे कि अगर आप ओबीसी हिंदू थे या ओबीसी हिंदू वो लोग मानते हैं, तो क्या जितने आबादी अगर जाति जनगणना नहीं भी हुई तो अभी मंडल कमीशन कह रहा है 52% थी, तो 52% जमीन का मालिकाना हक ओबीसी के पास है कि नहीं। शिक्षक, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, व्यवसायी, बिजनेस व्यापार का पैसा, धन संपत्ति अगर आपके हिस्से की आपके पास नहीं है तो यहां एक यूनिटी आप में खोज लेंगे।
और इस यूनिटी से आप ओबीसी को यूनाइटेड कर लेंगे और यहीं से आप एक हिस्टोरिकल कल्चरल नरेशन भी बिल्डअप कर सकते हैं कि अगर आप भी हिंदू थे तो आपके साथ ये गैर बराबरी क्यों हुई। इसका मतलब वो जो हेजेमनी बनाए रखे थे वो आपको हिंदू नहीं मानते, वो आपके राम यादव मुख्य, आखिरी बात बोल दूं, राम नरेश यादव यूपी मुख्यमंत्री थे, बिहार में कर्पूरी ठाकुर थे, दिल्ली से यही हिंदू कहने वाले लोग गालियां देते थे कि कर कर्पूरी कर पूरा, गद्दी छोड़ धर स्तोरा, राम नरेश वापस जाओ, वापस जाके भैंस चराओ। तो उस तरह चलाना और भैंस चराना हिंदू होने का अपमान होना था क्या? तुमने कर्पूरी ठाकुर और राम नरेश को गाली क्यों दी कि दिल्ली से चमड़ा संदेश, भैंस चरावे कर्पूरी, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश। इसका मतलब ओबीसी हिंदू था तो ये अपमान क्यों हुआ? ओबीसी हिंदू था तो अखिलेश यादव का घर गंगा जल से क्यों धोया गया? ओबीसी हिंदू था तो बाबू जगदेव प्रसाद को इतना बुरी तरीके से, निर्मम तरीके से उनको शहीद क्यों किया गया? ओबीसी हिंदू था तो पेरियार ललित सिंह यादव पर क्यों हमला किया गया? ओबीसी हिंदू था तो जो है उनके हकों को क्यों नहीं दिया गया? तो ये पूरा विमर्श खड़ा होगा। तो हिस्टोरिकल लोकेशन और कंटेम्पररी लोकेशन का अंतर विरोध मैंने आपके सामने रख दिया। आज अगर आप ओबीसी को यूनाइटेड करना चाहते हैं तो ओबीसी को कंटेम्पररी जो मुद्दे हैं उस पर आप ओबीसी को यूनाइटेड करके हिंदू फ्रेम से उसका कैसे इस्तेमाल किया गया और किया जा रहा है ये आप समझा सकते हैं कि भाई दंगा में इस्तेमाल ओबीसी होगा, मलाई मिलेगी, जैसे उमा भारती नहीं मिले, मलाई मिलेगी नरेंद्र मोदी जो बाद में कन्वर्टेड ओबीसी हैं। लेकिन आप गुम हो जाएंगे, यज्ञ करेंगे वो, और यज्ञ में संविधा ओबीसी की डालेंगे, एससी की डालेंगे, शेड्यूल ट्राइब की डालेंगे, और उसके धुएं से जो पुण्य मिलेगा वो वही लोग खाएंगे जो वर्चस्व में थे। तो शायद मैंने वक्त तो ज्यादा ले लिया तथागत, लेकिन मैंने कोशिश की कि इस विमर्श को थोड़ा आपके सामने रख दूं। शुक्रिया जी, बहुत बहुत खूबसूरत आपने जवाब दिया है। आपका पूरा जो ये उत्तर रहा है, इसमें से जो मुख्य बातें जो निचोड़ के सामने आती हैं, उसमें आपने जो बताया कि वर्ण व्यवस्था जो इन्होंने स्थापित की है, उसमें इन्होंने जो कामेरा वर्ग है और जिनके अलग-अलग पेशा हैं, तो पेशाओं के नाम पे ये अलग-अलग हैं और इसीलिए बहुत आसान था इनके लिए इन लोगों को डिवीजन करना, जबकि उसका मुख्य उद्देश्य था इनके ऊपर शासन करना, इसीलिए वो यूनाइटेड रहता है। तो और इसके साथ ही आपने और सी बहुत सी बातें इसका सॉल्यूशन भी दिया कि कैसे हम पूरे इस समाज को, ओबीसी समाज है, एससी एसटी तो अलग एक अपनी पहचान लिए हुए है, ओबीसी में जो विभिन्नता है उनको कैसे मुद्दों पर सामने ला सकते हैं। मैं सभी दर्शकों से कहूंगा इस पॉइंट को आप जरा समझिएगा, क्योंकि देश की 50% से भी ज्यादा आबादी जो है ओबीसी की है। आपने जो बातें की यहाँ पे, उसमें एक पॉइंट और निकल के आया कि जो अफर्मेटिव एक्शन है कि पिछड़ा वर्ग को जब सदियों से पीछे किया गया है, तो इनको आगे लाने की बात जब आई है कि हम अफर्मेटिव एक्शन के द्वारा यानी रिप्रेजेंटेशन के द्वारा हम इनको आगे ला सकते हैं, और अफर्मेटिव एक्शन देने के लिए, प्रतिनिधित्व देने के लिए जनसंख्या गणना होना जरूरी है। तो ओबीसी की जनसंख्या गणना नहीं हो रही है, जबकि उनको रिजर्वेशन भी दिया गया, प्रतिनिधित्व मात्र 27% दिया गया। जो पीछे का डेटा था वो सिर्फ 52% का डेटा था। तो देखा जाए तो ओबीसी की जनसंख्या और बढ़ी ही है, कम तो नहीं ही हुई होगी, लेकिन फिर भी उनको मात्र 27% दिया गया। तो आखिर क्या वजह है कि ओबीसी में ये चेतना नहीं जागृत हो पा रही है कि वो अपनी जनसंख्या गणना करवा पाए? इसकी क्या वजह हो सकती है, या कौन लोग इसमें रुकावट आ रहे हैं? इसके पीछे का क्या खेल है? जी। और बहुत बहुत जरूरी सवाल है। मैं कुछ कमेंट भी देख रहा हूँ, शायद मैं थोड़ी देर और हूँ अभी, अगर सवाल आएंगे तो फिर बात करेंगे। जैसे एक दो चीजें थोड़ी सी मैं जोड़ दूं, फिर आपके सवाल पर आ रहा हूँ। कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जिसमें लोग लिखते हैं कि ओबीसी तो तराजू का मेढक है, ओबीसी तो सोया हुआ है, ओबीसी से बहुत शिकायत है। मेरी भी है। मेरी शिकायत की भाषा होती है कि ओबीसी एक ऐसा मैंने अभी अभी आपको समझा दी कि ओबीसी जैसी कोई यूनिटी इस तरह नहीं है भाई। अनटचेबल जितने लोग रहे उसमें तो अनटचेबल बन गए ना। डॉक्टर अंबेडकर बहुत क्लियर, उनको एक आइडियोलॉग मिल गए। ओबीसी का चूंकि मल्टीपल लेयर्स हैं, पेरियार भी ओबीसी हैं, फूले भी ओबीसी हैं, शाहू भी ओबीसी हैं, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, शिवदयाल सिंह चौरसिया, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू सब ओबीसी हैं, कर्पूरी ठाकुर से लेकर राम नरेश जी ओबीसी हैं।
लेकिन आप लेयर्स देखिए, अब मराठा भी ओबीसी में आते हैं, यादव भी ओबीसी में आते हैं, और उसी में कश्यप, निषाद और तमाम नाई, तमाम जातियां वो भी ओबीसी में आती। लेकिन आप उसके बीच के अंतर विरोध को देखेंगे तो बहुत ज्यादा मिलेगा। इसलिए ओबीसी कोई एक यूनिटी नहीं है। ओबीसी का शोषण वैसा नहीं हुआ जैसा धर्म के नाम पर मंदिर में जाने दिया ना ओबीसी को, उसे समझ में नहीं आया कि भाई नुकसान क्या है, तो वो थोड़ा हिंदू भी बन गया। और इस चीज को अगर हम समझें, तब हम, मेरी शिकायत ओबीसी से ये होती है कि आपकी जितनी ताकत है वो आपको पता ही नहीं है, आपका नुकसान कहां से हो रहा है ये आपको पहचानने नहीं दिया जा रहा है, और आपको कैसे एकजुट होकर के, जागरूक होकर के कोई मिशन मूवमेंट खड़ा कर लेना है, तो क्या मिल जाएगा इसका अंदाजा आपको नहीं। ये देश के आप राजा रहे हैं, आप शासक रहे हैं, और आप आज गुलाम बने हैं। यही चीज अगर समझा दी जाए तो वो जाति जनगणना की भी लड़ाई लड़ रहेगा, वो दंगे की राजनीति में शामिल नहीं होगा, और अब धीरे धीरे जागरूकता आ रही है। पिछले टिप्पणी में मैंने एक जवाब आपको दिया कि ओबीसी पर यह जो आरोप लगता है कि ओबीसी का कोई मिशन मूवमेंट नहीं रहा, ओबीसी में कोई आंदोलन नहीं रहा, ओबीसी के सारे लोग प्रो स्टैब्लिशमेंट रहे। नो, नेवर। ओबीसी कम्युनिटी के लोग, चूंकि वही कमेरा लोग हैं, मेहनत कश जातियां हैं, वो एंटी स्टैब्लिशमेंट रहे या खुद एस्टेब्लिशमेंट रहे। अब इस बात को समझिएगा। इसलिए जब एंटी स्टैब्लिशमेंट खड़ा हुआ ये पूरा मूवमेंट, उस मूवमेंट में ऐसा नहीं है कि वो सारा सोया हुआ या सारा दंगाई है। अगर ये सारा ओबीसी दंगाई बन जाए तो इस देश में कोई आग बुझा पाएगा क्या? इस देश में सारा ओबीसी अगर हिंदू बन जाए तो फिर ये हिंदू राष्ट्र बनने से कोई रोक पाएगा क्या? ये क्यों कह रहा हूं मैं, कड़वी बात कह रहा हूं। इसका मतलब ये जो वन लाइनर आप फेंक देते हैं कि ओबीसी सोया है, ओबीसी ये कर रहा है, ओबीसी जिस दिन जाग जाए, ऐसा नहीं है। जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में क्या सारे लोग जाग गए? मैं कड़वी बात कह रहा हूं, और आत्मालोचना हम तो कर सकते हैं। साइंस जर्नी चैनल मैं जानता हूं देश और दुनिया में इसको देखते हैं लोग, और मेरी बात खराब लगे तो भी आप सुनिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है दवाई कड़वी थोड़ी होती है। जैसे ओबीसी की अपनी, आपके सवाल को मैं जोड़ रहा हूं तथागत, आपने कहा कि भाई आपकी कम्युनिटी इतनी बड़ी है, आप अपनी एक मांग तक नहीं पूरा करा सकते, एक आंदोलन नहीं खड़ा कर पा रहे। तो एक टिप्पणी तो यहां से जुड़ रही है मेरी, क्योंकि एक यूनिफॉर्म आइडेंटिटी नहीं है, वो यूनिफॉर्म आइडेंटिटी इशू बेस्ड बनती है। एक गंभीर बात कह रहा हूं। और जब हम कहते हैं बहुजन ना, वो तथागत बुद्ध वाला बहुजन छोड़ देते हैं, अभी कांशीराम वाले बहुजन पर आते हैं। वो बहुजन जैसी कोई यूनिटी समाज में नहीं है, हम उसे बनाना चाहते हैं। कांशीराम उसे बनाना चाहते थे, मंडल उसे बनाना चाहते हैं। जितने भी लोग सोशल जस्टिस की बात करते हैं, एक ख्वाब देखते हैं वो बहुजन का, उसके अंतर विरोधों को कम किया जाए, क्योंकि उनका दुख एक है, उनका, इसलिए उनका सुख एक हो, उनका दर्द एक है, इसलिए दवा एक है। इस जगह पर हम उस यूनिटी को बनाना चाहते हैं। जो त्रिवेणी संघ बनाया, जो अर्जक संघ बनाया, जो मंडल कमीशन बनाया, जो भारत का संविधान बनाया, ये दर्द का रिश्ता है। इस दर्द के रिश्ते में कुछ लोग हैं, कभी कांटा धंस जाता था गांव में और हम उसके ऊपर मरहम लगा दें तो बुजुर्ग कहते थे कि वो घाव पक जाएगा। ऊपर से लेप करोगे तो अंदर से पस बन जाएगा, पक जाएगा। इस देश के हर मेहनतकश कमेरा को, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो या ओबीसी हो, यह देखना है कि उनके अंदर कोई कांटा चुभ रहा है जिसके ऊपर से मरहम लगाने का कोई नाटक कर रहा है। हम तुम्हारे हैं साथी, आओ हमारा धर्म बचाने चलो। हमें क्या करना है? उस मरहम को हटाना है, क्योंकि वो मरहम काम तब तक नहीं करेगा जब तक अंदर घाव बना है। कांटा तो अंदर पड़ा हुआ है और उस कांटे को निकालना पहला काम है, तब ऊपर इलाज करना है। अब आसान भाषा में इसको मैं कह दूं, अगर वो यूनिटी जैसी एक कोई चीज नहीं है ओबीसी की, तो वैसी कोई मूवमेंट कैसे खड़ा करेगी? फिर कुछ मूवमेंट बनता है। इस देश में
शिवदयाल सिंह चौरसिया, जो पहले काका का कमीशन के सदस्य भी थे, वहां से लेकर के जब एक धारा शुरू होती है ना, चौरसिया जी से लेकर के चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, रामस्वरूप वर्मा, तमाम लोग होते हुए कर्पूरी ठाकुर होते हुए आगे तक आती है। तो मंडल कमीशन जब बना तो मंडल ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कर दी, इस देश में 52% आबादी ऐसी है 1931 की जनगणना के आधार पर जिसको सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर वह जगह नहीं मिले। टॉप क्लास की नौकरियों में 1% 2% भी नहीं है, सेकेंड क्लास की नौकरियों में वो 4% है, और बाकी नौकरियों में वो 12% अधिकतम है। आबादी है 52%। जैसे ये सवाल आया, अपने आप एक यूनिटी बनती दिखी, और मंडल का आंदोलन आजाद भारत का सबसे बड़ा कोई मोड़ लाने वाला आंदोलन है तो मंडल आंदोलन है। और मैं श्रेय देना चाहूंगा मंडल आंदोलन के तमाम नायकों, करुणानिधि से लेकर के तमाम जो लोग हैं उत्तर भारत में, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, करुणानिधि दक्षिण भारत में, तमाम लोग, उसमें और लोग भी शामिल थे नीतीश कुमार के साथ, मानवर कांशीराम और रामविलास शर्मा, रामविलास पासवान और तमाम लोग। ये जो चीजें हैं एक यूनिटी बनाई। इसलिए मैं कह रहा हूं मंडल आंदोलन का दौर यूनिटी का दौर था। मानवर कांशीराम नारा लगाते हैं कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। विश्वनाथ प्रताप सिंह के पीछे खड़े होते हैं ये सारे लोग जब ताकत से, तो भारत का प्रधानमंत्री बाबा साहब को भारत रत्न भी देता है, 14 अप्रैल को छुट्टी भी घोषित करता है, और उसके साथ मंडल कमीशन की 2 सिफारिशें लागू करता है। ये यूनिटी किस पर बनी? इशू पर बनी कि हमें क्या नहीं मिला। मंडल कमीशन ने आपके सामने एक रिपोर्ट तैयार करके रख दी है, आपको जमीन नहीं मिल रही, आपको नौकरी नहीं मिल रही, आपको शिक्षा नहीं मिली, इसलिए जो पिछड़ेपन का आधार है वो जाति है। ये सब कुछ किसके नाम पर नहीं मिला? जाति के नाम पर। तो ओबीसी में कौन जातियां आएंगी भाई? लिस्ट बनाई गई, साइंटिफिक लिस्ट बनाई गई, डेटा एनालिसिस किया गया। मंडल कमीशन ने कहा कि इस पूरी लिस्ट में जितनी जातियां हैं उन्हें हम ओबीसी मानेंगे, इनके पिछड़ेपन का आधार सामाजिक और शैक्षणिक है, इनकी आबादी 52% है। अच्छा चलो आप अपर लिमिट बना रहे हो, हम अभी इनको 27% आरक्षण इस देश में शिक्षा और सरकारी शिक्षा, सरकारी नौकरी दे रहे हैं, लेकिन इनको 52% आबादी को जब तक 52% हक नहीं मिलेगा सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी में जो लागू हुआ है, उससे आगे मंडल कमीशन की 38 अनुसूचियां कहती हैं प्रमोशन में रिजर्वेशन, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, एजुकेशन रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म, वित्तीय निगमों की स्थापना, आर्थिक नीतियों में पुनर्स्थापना, सभी जिलों में ओबीसी के लिए छात्रवृत्ति, ओबीसी के लिए छात्रावास, ओबीसी के लिए अलग से कोचिंग संस्थान, ओबीसी के लिए क्रॉस एनालिसिस, ओबीसी के लिए तमाम तरह के प्रावधान, प्रौढ़ शिक्षा, ओबीसी को कल्चरली साउंड करने के लिए मूवमेंट चलाए जाने की बात। मंडल कमीशन की रिपोर्ट भारत के संविधान के बाद एक ऐसा दस्तावेज है जो भारत को भारत बनाता है, और यहां ओबीसी एक यूनिटी बनती है। मंडल के खिलाफ आया कमंडल, और कमंडल ने 2 काम किए। एक तरफ उसने धर्म की राजनीति को केंद्र में रख दिया। इन सारी ओबीसी जातियों का, अरे कहां पढ़े हो, कहां आरक्षण लोगे, आओ तुम्हें हिंदू बनाकर, चलो रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। चल दिया ओबीसी समाज का हिस्सा, क्योंकि वह अछूत तो था नहीं भाई, उसको लगा भगवान हमारे, भगवान के सामने चल दिया हथौड़ा लेकर। और जब बाबरी मस्जिद पर पहला हथौड़ा हमारा ओबीसी था, बाद में 10 साल बाद इंटरव्यू हुआ, रोते हुए कह रहा है कि भैया हम तो बर्बाद हो गए, उस मंदिर पर, मस्जिद पर हथौड़ा, आबाद जो हो गया वो अब मंदिर बनवा रहा है, मंदिर की राजनीति कर रहा है, धर्म और कर्मकांड की राजनीति कर रहा है। गुजरात दंगे में जो पोस्टर बॉय बना था वो मोची था, और उसको 10 साल बाद इंटरव्यू लिया गया तो कहा कि यार हम तो बर्बाद हो गए। ये क्लैश था, और इस क्लैश में अगर आज आप ओबीसी को पूछें तो मेरी नजर में एक ही बाधा है, अब उन्होंने अपने रिश्ते को टूटता हुआ देखा है, क्योंकि आरएसएस, बीजेपी और जो है राइट विंग के फोर्सेस अंतर विरोधों को हवा दे रही है। अति पिछड़े समाज के लोगों को कह रही है कि आपका ओबीसी का सारा हक तो यादव कुर्मी कोई भी ने ले लिया, अहिर कुर्मी कोई भी नहीं। और जैसे ही वो ये बात कहती है ये लोग मान भी जाते हैं। मैं ये बात कहता हूं कि ठीक बात है, घर का झगड़ा है, हो सकता है कि कुछ जगह पे गड़बड़ हो गया होगा, हो सकता है कि कुछ जगह पर गैर बराबरी हो गई होगी, लेकिन खेत का बंटवारा है, आपस में आओ बैठते हैं भाई। और ओबीसी की इन जातियों को एक मैं बार बार पैगाम देता हूं, अहिर कुर्मी कोयरी, जो भी ताकतवर जातियां, जहां मराठा उधर है, वो आप एक कदम पीछे आकर के अपने साथियों, अपने जो बाकी भाई हैं ना, उनको कंधे पर बिठाकर आगे बढ़ाइए,
तब यूनिटी बनेगी। एक बात। और दूसरी बात, घर का झगड़ा है, घर में सुलझेगा। परिवार में बाप से झगड़ा हो जाए तो जाके जहर नहीं पिया जाता। मंडल के विरोध कमंडल लाने वालों ने इन तमाम जातियों को आज बीजेपी और आरएसएस का भक्त बना दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि आप अपने घर में नाराज हो सकते हैं, आप लड़िए, आइए हम बैठेंगे, बात करेंगे कि ओबीसी में क्या अंतर विरोध है। अति पिछड़े समाज को उसका हक नहीं मिला, मैं भी मानता हूं नहीं मिला। अति पिछड़े समाज को रिजर्वेशन देना होगा, मैं कह रहा हूं डिवीजन करना है, कर दो, मैं तो सहमत हूं डिवीजन के। 27% में डिवीजन करके अति पिछड़े को उसका हक दे देना चाहिए, लेकिन इस शर्त पर करा जाए कि आओ भाइयों यहां हम बंटवारा करेंगे, लेकिन जो बाकी बचा 27% में 15% है उसके लिए लड़ेंगे, आओ एकजुट होते हैं, यहां से यूनिटी बन जाए। और जैसे ही आप अति पिछड़े को जोड़ेंगे ना, और जोड़ना पड़ेगा भाई, अगर आप संख्या में ज्यादा है, कुछ लोगों को भ्रम होता है कि क्षत्रिय है, मैं उनको भी कह रहा हूं, अरे आप ताकतवर हैं तो आपकी लाठी कभी कमजोर पर नहीं चलनी चाहिए। ताकतवर हैं तो आपकी ताकत अपने से ताकतवर पर दिखाइए, तब आप मानेंगे, हम मानेंगे कि आप ताकतवर हैं। इस जगह पर कल्चरली हम साउंड नहीं हुए और हमें एक रिश्ता बनाना होगा, किसी लोधी से, किसी चौहान से, किसी कश्यप से, किसी निषाद से, किसी राजभर से, किसी पासवान से, किसी मोची से, किसी मल्लाह से, किसी जो है बढ़ई से, कुम्हार, लोहार, नाई, अहिर, गड़रिया से। ये सवाल करिए बैठकर, जज तो तुम्हारे भी नहीं, जज हमारे भी नहीं, वकील तुम्हारे भी नहीं, वकील हमारे भी नहीं, प्रोफेसर वाइस चांसलर तुम्हारे भी नहीं, मेरे भी नहीं। यहां से रिश्ता बनेगा, और जैसे ये रिश्ता बनेगा तो वो पूछेगा कि अच्छा भैया कौन किसका हक खा रहा है, इसका मतलब। तब हम कह रहे हैं यही पता लगाने के लिए जाति जनगणना करवाना जरूरी है। करवाने के लिए आंदोलन करोगे, तुरंत वो तैयार हो जाएगा, हाँ भैया चलिए चलते हैं। नेतृत्व कौन करेगा? हम कहेंगे कि ताकतवर आप हैं, आप करें। मैंने कहा नहीं हूं, हमारा वो भाई जो सबसे पीछे रह गया उसमें से नेता बनाएंगे, यूनिटी बन जाएगी। और आखिरी बात, जाति जनगणना पे यूनिटी बनेगी, डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, और मंडल कमीशन की बाकी बची अनुशंसाएं लागू करवाएंगे। मंडल की एक अनुशंसा बीपी सिंह ने लागू करी, दूसरी अर्जुन सिंह ने लागू करी। ये पीछे मूवमेंट था, आज ये मूवमेंट अपने अंतर विरोधों के कारण कमजोर पड़ता जा रहा है। लोग भाई से झगड़ा होने पर जहर खा रहे हैं, लोग आपस में लड़ना बंद कर लड़ रहे हैं, किसी से नाराज हो रहे हैं तो बीजेपी और आरएसएस के यहां खड़े हो जा रहे हैं। इससे तो आपका मूवमेंट खत्म हो जाएगा। आइए मिलकर के, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू होने के बाद तथागत 10% लागू होने के बाद 50% की अपर लिमिट भी क्रॉस हो गई, तो अब तो 52% रिजर्वेशन की लड़ाई छेड़ देनी चाहिए। और प्राइवेट सेक्टर के बाद मंडल कमीशन कहता है, यहां से फिर वो यूनिटी बना लेगा। और यूनिटी इसीलिए नहीं बन पा रही क्योंकि कुछ लोग यूनिटी मतलब कुछ दिक्कत अपने घर में है और कुछ पड़ोसी आग लगवा रहा है, तो जिम्मेदारी अपने तरफ से लोग बैठें और देखें कि हमारे से क्या गलती हुई, हम ठीक करेंगे, और पड़ोसी जो आग लगा रहा है इसको ठीक करेंगे कि ये आग ना लगाए हमारी भी। तब ओबीसी की यूनिटी बनेगी, फिर ओबीसी की यूनिटी एससी एसटी से बनेगी, सभी कमेरा की बनेगी, और तब शायद कोई अच्छा दिन आए। जी जी जी, ओके, बहुत खूबसूरत। और यहाँ पे हमें ये चीज भी देखने को मिला कि जो जनसंख्या गणना की जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी जब ये यूनिटीज बनती हैं। तो यहाँ पे कुछ सुपर चैट्स आए हैं, उसमें कुछ प्रश्न आए हैं, उसको ले लेते हैं, फिर अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले संतोष जी कुमार जी लिखते हैं, डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, कुड यू प्लीज शेयर योर ईमेल, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सोशल रिवोल्यूशन। तो संतोष जी, मेरे ख्याल से आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी अगर आप इंस्टाग्राम पे, हाँ जी जी, मेरे फेसबुक पेज पर मेरी डिटेल है, वहां से मिल जाएगी। ओके ओके, तो मेरे ख्याल से संतोष जी आप डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी का जो पेज है, ऑफिशियल पेज है, वहां पे ईमेल आईडी पड़ी हुई है, वहां से आप ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संतोष जी। और फिर इसके बाद यहाँ पे हेल्थ स्क्वायर यहाँ लिखते हैं, SC ST OBC जातियां शासक होकर भी उनको 1000 साल से ज्यादा अछूत और पीछे रहना पड़ा। ब्राह्मण को इस व्यवस्था किया, इसीलिए देशद्रोही क्यों करार नहीं दिया जाए होना चाहिए, क्यों नहीं करार दिया जाए। हाँ बिल्कुल, अपने ही देश की बड़ी जनसंख्या को पीछे रखना, लगातार पीछे रखना, ये तो देशद्रोह से कम का मामला भी नहीं है। शुक्रिया आपका जी जी, सबसे बड़ा देशद्रोह है। और न्यू थिंकिंग यहाँ लिखते हैं, जय भीम एसटी सर
और लक्ष्मण यादव शर। ओके, जय भीम आपको। और फिर यहाँ पे कृपा शंकर जी यहाँ पे लिखते हैं, जय भीम सर, एसजे सर आज के टाइम में यादव कृष्ण के वंशज मानते हैं और एससी को ब्राह्मण से ज़्यादा अछूत मानते हैं। इन प्रश्नों पर आएँगे, इन प्रश्नों को भी हम लेंगे, अभी बात करेंगे इन प्रश्नों पे भी कृपा शंकर जी। और जीएस सागर जी यहाँ लिखते हैं, सर अभिषेक ब्राह्मण किसी एजेंट के तहत आता। अच्छा जी, ये तो थोड़ा डिफरेंट सवाल है, इसको हम देखेंगे। कार्तिक तिरैया जो हैं वो लिखते हैं, सभी एसजे आर्मी की तरफ से लक्ष्मण सर को जय भीम एंड जय संविधान। आप रेशनल रेवोल्यूशन के एक नायक हैं, कृपा करके एसजेआरडब्ल्यू से आगे भी चर्चा करें। हाँ जी, ये चर्चाएँ हम लोगों की लगातार बनी रहेंगी, आगे भी चर्चाएँ होती रहेंगी। अल्पेश चमार जी का भी सुपर स्टिकर है, शुक्रिया आपका। और फिर महेंद्र पटेलकर जी लिखते हैं, एसजे सर और डॉक्टर लक्ष्मण यादव आप दोनों को जय भीम। जी, आपको भी जय भीम। तो आगे बढ़ते हैं और मैं अभी सभी साथियों से कहूँगा कि आपके भी अगर कोई प्रश्न हैं, तो आप सुपर चैट के माध्यम से यहाँ रख सकते हैं। उसका जवाब हम लोग डॉक्टर साहब से ले लेंगे और तब तक हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ देखा जा रहा है ओबीसी में कि इनको जितने भी जो काल्पनिक महाकाव्य हैं, उनके जो चरित्र हैं, कैरेक्टर हैं, उनसे जोड़ा जा रहा है। मसलन ऐसा देखा गया कि जो राम लौ कुश हैं, उनसे किसी जाति को जोड़ दिया, राम से किसी जाति को जोड़ दिया, सीता से किसी जाति को जोड़ दिया, कृष्ण जो हैं उनसे किसी जाति को जोड़ दिया। और जब ऐसे पात्र जो कभी थे ही नहीं या जिनका कोई सबूत नहीं, जिनका जो ऐतिहासिक हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस वैसा कुछ नहीं पाया जाता, उनसे जब जोड़ दिया जाता है तो वो जातियां जो हैं महसूस करती हैं, ऐसा उन्हें लगता है कि हम तो बड़े ऊंचे हो गए क्योंकि हम तो साक्षात भगवान के ही वंशज हैं। तो कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको एक दिशाहीन किया जा रहा है, एक छलावा चने की झाड़ पे चढ़ा दो, वो चढ़ के रोड पे निकलते हैं, जो दंगे जो सिचुएशन देखी गई या जो मंदिर राम मंदिर बचाओ या राम मंदिर बनाओ, इस तरह की चीज़ों में शामिल हो जाते हैं। हक-हकूक की बातें नहीं करते, काँवड़ यात्रा में शामिल हो जाते हैं। इवन सारे काँवड़ियों की जब आप जातियाँ पता करें कि ये कौन से जाति हैं, तो सारी की सारी कामेरा जातियाँ हैं। तो ये जो प्रतीकों का जो महाकाव्य के जो नायक हैं, उनको विभिन्न जातियों से जोड़ना, क्या ये षड्यंत्र का हिस्सा है या वाक़ई में ऐसा कुछ है? इसका क्या हो सकता है? जी। जी, मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, 2 तरह की चीज़ें हैं। कुछ जगहों पर मतलब ओबीसी को सछूत या वह वर्ण व्यवस्था में वह जगह देना जहां से कि उनको ये समझ में आए कि भाई आप तो हमारे हो। इसलिए कुछ काम ऐसा किया गया कि उनको अपना बनाए रखा जाए, तो वो वर्चस्व तो उनके हाथ में रहा। मैं एक चीज ये देखता हूं कि धर्म अगर शोषण करना या धर्म के नाम पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो अन्याय करती हुई दिखेंगी, तो उसका कोई बहुत ठोस प्रतिकार या स्वीकार दोनों आप पाएंगे कि ओबीसी कम्युनिटी में उस तरह से नहीं मिलेगा। लेकिन ओबीसी चूंकि उसकी शिकार जब नहीं हुई तो उसका प्रतिकार कैसे होगा, इसलिए उसमें शामिल है। मैं अगर साफ तौर पर यह मानूं कि ओबीसी क्या ज्यादातर आस्तिक होते हैं, तो मैं कहूंगा हाँ, ज्यादातर। और थोड़ा सा और इस बात को थोड़ा और एक्सटेंड करूं तो मैं कहूंगा कि केवल ओबीसी नहीं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में आने वाली अधिकांश आवाम आस्तिक है। आज भी इस देश में नास्तिक लोगों की तादाद बहुत कम है। मिसाल के तौर पर गांव चलिए, दूर चलिए, जंगलों में चलें, आदिवासियों के बीच, वहां से शुरू करते हैं। मैं गया हूं छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, इवन राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कई जगहों पर मैं आदिवासियों के बुलावे पर
बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों में शामिल हुआ, उनके बुद्धिजीवियों से मिलता हूं, उनके प्रोफेसर से मिलता हूं, हम लोग बातचीत करते हैं। मैं एक सवाल पूछता हूं कि क्या आपके यहां आस्तिकता को लेकर के क्या है? वो कहते हैं हमारा समाज तो ठीक ठाक आस्तिक है भाई। जंगलों में मैं गया और इस बार फिर जा रहा हूं, विश्व आदिवासी दिवस आ रहा है, फिर से मैं आदिवासियों के बुलावे पर जाने वाला हूं। बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम उनके होते हैं। आदिवासियों के कल्चर में नृत्य मिलेगा, खूब खूब गजब का। उनका अपना नृत्य है, उनके अपने वाद्य यंत्र हैं, उनकी अपने नृत्य की शैली है, उनका अपना गायन है। इसका मतलब एक बात यहां से गौर करिएगा कि वो जो उत्सव धर्मिता है वह हर कम्युनिटी में मिलेगी, कहीं कम कहीं ज्यादा। आदिवासियों में उत्सव धर्मिता बहुत ज्यादा है, लेकिन उनका वाद्य यंत्र, उनका गायन, उनके गीत, उनका नृत्य, उनके अपनी पहचान अपने परिवेश और अपनी संस्कृति से आता है। और उसी से जोड़ लीजिए खान पान से होते हुए जब आप उनकी सांस्कृतिक चेतना पे जाएंगे तो आप पाएंगे कि आदिवासी ठीक ठाक आस्तिक हैं। वो पूजते हैं, बशर्ते कि वो किसी बाहर के आरोपित देवी देवता की पूजा करें। आदिवासी प्रकृति को पूजते हैं और वो ठीक ठाक, और प्रकृति को लेकर के वो उत्सव की हद तक उनकी इबादत की बात करते हैं। रंग में उत्सव है, खाने में उत्सव है, सब में है। शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी में आने वाले बहुत सारे लोग, आप गांव में जाएंगे तो भाई आप अपने हिंदू मंदिरों को तो उनके लिए रखा नहीं, हिंदू पुजारी, हिंदू पुरोहित उनके यहां तो जाता नहीं था। फिर वो क्या करते थे? उनके अपने कल्चर होते थे, अपने कल्चर, अपने उपासक लोग थे। और ओबीसी में जैसे ही आप आएंगे, आदिवासियों की तरह ओबीसी में भी खूब आस्तिकता आपको मिलेगी, क्योंकि अधिकांश ओबीसी जातियां कृषि, पशुपालन या हस्तशिल्प कुटीर उद्योगों से जुड़ी हुई हैं। चाहे वो हस्तशिल्प कुटीर उद्योग हो, जो हाथ से श्रम करने वाले तमाम जातियां हैं, चाहे सीधे वो प्रकृति से जुड़े हुए होंगे, चाहे वो कृषि हो चाहे वो पशुपालन हो। इन सब में उत्सव धर्मिता, रंग, गीत और उपासना, ये सब कुछ मिलेगी और वो प्रकृति की मिलेगी। और यहां से आप देखिए वो घोर आस्तिक समुदाय हैं। ओबीसी और आदिवासी दो पर मैं विस्तार में ये बात क्लेम और पूरी गंभीरता से कह रहा हूं। शेड्यूल कास्ट को लेकर के अभी मेरा अध्ययन उतना पुख्ता नहीं है कि मैं ये कहूं कि वो शेड्यूल कास्ट में आने वाली जातियां पूरे भारत में कैसे वो अपने आस्तिकता के व्यवहार को करती हैं। इन तीनों कम्युनिटी में, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी में, जो पढ़ा लिखा जागरूक समुदाय है वो अलग अलग व्यवहार करता है। वो अंबेडकर, फूले, पेरियार को पढ़ता है, थोड़ा सजग है, थोड़ा जागरूक है, लेकिन इसका जो आम आवाम का हिस्सा है वो अलग व्यवहार करता है। और अगर इस फर्क को हम नहीं जानते तो माफ करिए, हम जमीन से कटे हुए लोग हैं। हम यूट्यूब, सोशल मीडिया की दुनिया में जितने पढ़े लिखे अपने जैसे लोग हैं ना, उनमें एक दूसरे पर बातचीत करके खूब खुश हो लेते हैं या खूब एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। तुम आस्तिक हो, तुम नास्तिक हो, हिंदू में तुम ही कांवड़ हो रहे हो, तुम ही ये हो, तुम जाग जाओ तो ये हो जाए, ये सब करके हम आपस में अपनी एकता को तोड़ते हैं। यानी आसान मैं कर दूं तो ओबीसी एक घोर आस्तिक समुदाय है जो प्रकृति को पूजता रहा है। मैं होली पर पिछले दिनों एक फोटो मैंने डाल दी, उस पर फिर खूब विवाद हुआ, लोगों ने बहुत आलोचना की। मैंने वहां से कुछ चीजें देखी और खूब अध्ययन किया, और जो भी गंभीर अध्येता है उस अध्येताओं ने लिखा है कि ये हर एक चीज पर जो आपकी प्रकृति थी, आपकी उपासना पद्धति, आपके प्रकृति के देवता थे, खेती की फसल कट रही है, फसल बोई जा रही है, मौसम बदल रहा है, इन सब पर उत्सव बना हुआ है। आदिवासियों में भी है और ओबीसी में भी है। और ये दोनों उत्सव धर्मी समुदाय उत्सव मनाने में आपको बाहर से देखने में धार्मिक लगेंगे, लेकिन इन दोनों के जगह पंडा, पुरोहित और किसी बीच के मीडिएटर की कोई जगह नहीं थी। वो डायरेक्ट लिंक है। आदिवासी जब प्रकृति की पूजा करते हैं तो बीच में कोई नहीं है। आदिवासी का सीधे प्रकृति से संवाद है। सिंगा बोला और तमाम तरह के उनके प्रकृति के उत्सव मनाए जाते हैं। ओबीसी में भी ये बात बहुत ज्यादा थी। कृषक समुदाय, पशुपालक समुदाय, कमेरा समुदाय, ये प्रकृति पूजा करते थे, इनके अपने लोग थे,
अपने लोगों को वो मानते थे और उनकी पूजा करते थे। अब जैसे तथागत बुद्ध को बहुत दिन तक किताब जलाई, बोधि वृक्ष काटा, बुद्धिस्टों को मारा, तमाम काम किया कि बुद्धिज्म भारत में खत्म हो जाए, बुद्धिज्म खत्म नहीं हुआ तो बुद्ध को विष्णु का अवतार बना दिया। ध्यान से, बुद्ध को मार नहीं सकते तो बुद्ध को विष्णु का अवतार बना दो। अब अंबेडकर को मार नहीं सकते तो कुछ दिन बाद आरएसएस के मुख्यालय में अंबेडकर की मूर्ति बना देना। बहुत सारे हमारे लोग कहेंगे कि अब तो आरएसएस भी अंबेडकर की बात कर रहा है, ओबीसी प्रधानमंत्री है, शेड्यूल कास्ट राष्ट्रपति बनाया था, अब शेड्यूल ट्राइब राष्ट्रपति है, वो तो हमारी बात कर रहा। चलो भाजपा को वोट दो, क्योंकि सपा ने, बसपा ने, आरजेडी ने, आरएलडी ने, डीएमके ने हमारे साथ न्याय नहीं किया, तो अब बीजेपी न्याय कराएगी। उन लोगों से मैं हाथ जोड़ लेता हूं, भैया घर के झगड़े में जहर खाओ जाके। हमारा घर का झगड़ा, मैं ये भी मानता हूं कि झगड़ा हमारा था, लेकिन अब इसका विमर्श ये कहेगा कि आरएसएस ने जो काम या दक्षिणपंथी लोगों ने जो काम जिसे मिटा नहीं सकते उसको एप्रोप्रिएट करने में किया, वैसे ही इन्होंने ओबीसी की तमाम जातियां या आदिवासी हों या शेड्यूल कास्ट के लोग हों, उन सबको एक चीज समझा दी नरेशन में कि तुम सब के अपने अपने एक एक जाति के व्यक्ति हैं, उनको देवता बना दे रहे हैं। ये तुम्हारा देवता, ये तुम्हारा देवता, ये तुम्हारा देवता, अब सबका अपना अपना देवता, सब आ जाओ कौन, हिंदू बन जाओ। तो जो प्रकृति पूजक आदिवासी था, जो लोक धर्म को मानता था, जो कुल देवता को अपने मानता था, जो प्रकृति में पूजा करता था, प्रकृति में उत्सव मनाता था, प्रकृति के रंगों को खेलता था, उसके ऊपर एक ब्राह्मणवादी कहानी आरोपित कर दी और धीरे धीरे प्रचार तंत्र उस हेजमनी वाले लोगों के पास ज्यादा होता है, तो प्रचार तंत्र से ये बात घर घर पहुंचा दी गई कि भाई तुम कौन, तो तुम्हारे देवता ये, तुम कौन। जैसे मैं कृष्ण पर एक बात बोलता हूं, मैं कहता हूं कि अगर कोई कृष्ण कौन है ये बात कहे, हमारे यहां एक किताब लिखी है, बहुत प्यारी किताब है, असुर कृष्ण है या सूर कृष्ण है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट का अनुवाद भी इन्होंने किया है। देखिए मैं नाम भूल रहा हूं, अभी याद आ जाएगा। उन्होंने बाकायदे किताब लिखी है कृष्ण पर, एक किताब लिखी वीरेंद्र नारंग जी ने, उपन्यास जननायक कृष्ण। एक किताब इन्होंने लिखी है चंद्र, इनका नाम मैं आपको बता ही दूं, ये इन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट का अनुवाद भी किया है और इन्होंने ये बात कही कि उस असुर कृष्ण या सुर कृष्ण, वो किताब भी अगली बार कभी होगा बातचीत तो मैं उसमें आपको दिखाऊंगा। जी जी। एक कि अगर कोई कृषक पशुपालक के बीच आइकॉन था, तो जैसे बुद्ध को बनाया ना विष्णु का अवतार, वैसे ही तमाम कहानियां आरोपित करके आपको आस्तिक बना दिया। और आज वो आस्तिक लोग आपके जननायकों का, आपके कृषक समाज से निकले नायकों का, आपके पॉलिटिकल लीडर्स को रिलीजियस बना करके पूजने में लगा दिए, जबकि आपके वो आइकॉन है। जैसे राजभर समाज सुहेल देव को मानता है, तो सुहेल देव कोई देवता नहीं है, सुहेल देव उनके शासक हैं, उनके स्वाभिमान हैं, मिहिर भोज उनके स्वाभिमान है गुर्जरों के। लेकिन आज जब आप उनकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको लगेगा कि वो तो उन्हें पूज रहे हैं भाई, तो आपको बेचैनी होगी कि भाई ये तो सुहेल देव को पूजते हैं, ये मेरे को पूजते हैं। जैसे अब कृष्ण वाला चीज ज्यादा चल गया, कृष्ण ज्यादा पॉपुलर कैरेक्टर है, कृष्ण को विष्णु का अवतार बना दिया और कृष्ण के नाम पर गीता, और जैसे 4 कृष्ण की बात मिलती है ना, जैसे गीता का कृष्ण अलग लेकिन जननायक कृष्ण अलग। तो आप अगर विमर्श में जाएंगे तब तो आपको मल्टीपल लेयर्स मिलेंगे। जैसे एक किताब है डीडी कौशाम्बी ने, उस किताब में लिखा कि कृष्ण एक पॉलिटिकल लीडर थे और कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया नहीं था। उस इलाके में यमुना के किनारे जब बार बार बाढ़ आ जाती थी, पशु डूब जाते थे, फसल खत्म हो जाती थी, घर बह जाते थे, कृष्ण उनका एक पॉलिटिकल लीडर, एक कल्चरल लीडर, उनको कहा कि ये बगल में तुम्हारे पहाड़ है, इधर क्यों नहीं चलती, इधर गुफाएं हैं, इधर रहने का जगह है। तो पूरा जीवन और सब कुछ बचा लिया। तो किस्सा क्या बन गया, उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। उस किताब का ये जो नरेशन था वो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। लेकिन जो पॉलिटिकली अपनी कम्युनिटी को लीड करता है उसको क्या कह दिया, कपड़ा चुरा के भाग जाता था। ये किस्से सब आरोपित कर दिए गए और इतने किस्से आरोपित कर दिए गए कि अब आप कैसे किसको अलगाएंगे, किसको नहीं अलगाएंगे।
और ये किस्से चलते चले गए। ओरिजिन जैसे लव कुश की आपने बात की, कुर्मी और कोयरी दो जातियां हैं, जैसे अहिर है वैसे कुर्मी और कोयरी, लोध राजपूत से लेकर के तमाम जातियां हैं। जितनी जातियां अपने क्षत्रिय कहती हैं वो सारे लोगों के अपने देवी देवता हो गए। अब आप क्या करेंगे? अब आपके पास दो रास्ते बनते हैं। एक तो या अहिर, कुर्मी, कोयरी, लोध, चौहान, राजभर या मराठा या तमाम जातियां, इन सब का मजाक उड़ाइए, इनको कह दीजिए ये सब धार्मिक हैं, ये सब पाखंडी हैं, इनको किनारे कर दीजिए, तो आपका मिशन मूवमेंट मजबूत होगा। या धीरे धीरे उस पूरे समुदाय से संवाद करते हुए कि आपका कृष्ण मोहब्बत का देवता है, तो वो किसी दंगाई पार्टी का एजेंट कैसे बन गया या बनाया क्यों जा रहा है? सुहेल देव राजभर, मिहिर भोज और तमाम कहानियां अगर आपकी अपनी हैं तो वो हिंदुत्व कैसे उसका इस्तेमाल कर ले रहा है? शिवाजी अगर आपके अपने हैं तो शिवाजी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल आरएसएस और बीजेपी कैसे कर रही है? जैसे आप कंट्राडिक्शन में जाएंगे तब आप ओबीसी कम्युनिटी को उससे एड्रेस कर लेंगे कि एक माइथोलॉजिकल झूठ में आपको फंसा लिया गया और आपको पाखंड में आपके धन संपत्ति और दान दक्षिणा को लूट लिया गया, क्योंकि आप और प्रकृति के बीच में कोई नहीं था। इन्हीं किस्सों के जरिए तो एक बीच में मीडिएटर आ गया और वो मीडिएटर आपका धन संपत्ति सब कुछ लूट लिया और बाद में आपको समझाया कि तुम कितना भी कह लो कि तुम क्षत्रिय हो, जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम्हारा इतना अपमान करूंगा कि तुमको समझ में आ जाएगा कि तुम शूद्र हो। जैसे तब ये बात जब लोगों के बीच जाएंगी तो शायद एक कनेक्शन बनेगा, तब ओबीसी समुदाय ये समझेगा कि आपका जो प्राकृतिक पर्व, प्राकृतिक जो चीजें थी वो अलग हैं। अगर आप एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के चश्मे से शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को एड्रेस करेंगे तो वो क्लैश आपको नजर आएगा जो जयपाल सिंह मुंडा और डॉक्टर अंबेडकर में था। अगर आप इस चश्मे के बजाय दोनों के बीच रिश्ते को देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ दोनों मिलकर के भी कुछ काम करना चाह रहे थे। अगर आप शेड्यूल कास्ट के चश्मे से ओबीसी की आलोचना करेंगे, उनका उपहास उड़ाएंगे, उनको तंज करेंगे, करते रहिए, लेकिन जैसे आप चश्मा बदलेंगे कहेंगे कि लोहिया और अंबेडकर मिलकर क्यों काम करना चाह रहे थे, इसका मतलब कहीं तो सूत्र जोड़ने का था। जैसी लोकेशन सोशल और कल्चरल शेड्यूल कास्ट की है वो लोकेशन ओबीसी की नहीं है, इसलिए जैसे शेड्यूल कास्ट व्यवहार करता है वैसे ओबीसी व्यवहार नहीं करेगा। हम क्यों अपने जैसा उनको बनाना चाहते हैं? लेकिन कोई रास्ता बीच में, अनगिनत रास्ते हैं जहां दोनों एक हो जाएंगे और वो है कल्चर। और कल्चर में जब आप कहेंगे कि ओबीसी आदिवासी की तरफ प्रकृति की पूजा करे, हमको कबूल है, बीच में पंडा पुरोहित और ब्राह्मणवादी कहानी कथा नहीं होनी चाहिए। देखिएगा आपका सारा ओबीसी आपके साथ खड़ा होगा, आपका आदिवासी आपके साथ खड़ा होगा और वैसे ही आपकी एक यूनिटी बन जाएगी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी की। तो मुझे लगता है साइंस जर्नी कुछ मैं इस दिशा में सोच रहा हूं। अब ये बातें बहुत सारे सवाल पैदा करेंगे, लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे कि नहीं भाई आप ऐसे कैसे कह रहे हैं, फूले ने तो ये लिखा है, उन्होंने तो ये लिखा। बिल्कुल ठीक बात है। नस्ल वाली थ्योरी को, फूले की नस्ल वाली थ्योरी को अंबेडकर ने भी तो नहीं माना, जबकि अंबेडकर फूले को अपना गुरु मानते हैं। पिछले दिनों मैंने वीडियो में बोल दिया कि मैं संवाद करता हूं, बहस करता हूं अपने नायकों से, तो लोग मुझे ट्रोल करने लगे कि ये बड़े आए अंबेडकर से बात करने वाले। अरे अंबेडकर खुद कहते थे कि मुझे पूजना मत, मुझे पढ़ना। बुद्ध खुद कहते थे, बुद्ध खुद कहते थे कि मेरा कोई उपदेश उद्देश नहीं है, किसी किताब किसी व्यक्ति से मत पढ़ो, जो तुम्हें सही लगे वो मानो, आप दीपो हो। मैं वो मानता हूं। ये मेरी लोकेशन है, इसलिए मैं इस लोकेशन से ये चाहता हूं कि एक बहुत बड़ी आबादी को मैं कैसे एड्रेस करूं और जोड़ूं। मैं न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एका की गुंजाइश शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी में देखता हूं। और यहां से मैं कल्चर को देख रहा हूं, यहां से मैं आस्तिकता और नास्तिकता को देख रहा हूं, यहां से मैं उनके प्रकृति को देख रहा हूं, उनके उत्सव को देख रहा हूं। आप सब कुछ छीन लोगे तो वो आपसे छिना जाएगा। किसी और खेमे में खड़े होकर कांवड़ ढोएगा। कांवड़ वाला जब लौट, देखो कांवड़ वाले को एक काम करो भैया, कांवड़ वाला जाए तो उसका मजाक मत उड़ाओ। मजाक उड़ाओगे तो चिढ़ करके वो 4 कांवड़ियों को और अगली बार ले जाएगा। वो जब कांवड़ से लौट कर आए, जल उल चढ़ा ले, उसके बाद उससे पूछो कि बच्चा अब क्या करोगे, स्कूल जाओगे, कॉलेज जाओगे, नौकरी कौन सी है, घर में क्या है, नौकरी क्यों नहीं मिल रही,
अच्छा तुम्हारी जमीन कितनी है, तुम्हारे घर में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तुम जैसे ये सवाल करेंगे वो कांवड़ वाला फिर चुपचाप बैठेगा। अब जा रहा है कांवड़ लेकर के पूरा एकदम भगवान का भक्त बना पड़ा है और आप बीच में चिढ़ा रहे हैं, अगली बार चिढ़ करके और जाएगा। ये जय भीम बोलने वाले आज बहुत सारे लोग बीजेपी के यहाँ बैठे हुए हैं भाई। तो इस तरह से नहीं। हाँ, जब आप उससे संवाद करेंगे तो वो धीरे धीरे आपकी तरफ आएगा। फिर शायद अगली बार कांवड़ लेने जाने के बजाय अपने गांव में नजर मारे कि जो डॉक्टर बन गया, जो इंजीनियर बन गया, जो ताकतवर हो गया, उसका बच्चा कांवड़ लेके नहीं गया है, तब उसके मन में एक बात आए। और एक आखिरी बड़ी जरूरी बात है तथागत, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, 1 मिनट। पता नहीं क्यों मुझे एक बात लगती है, राष्ट्र की जिम्मेदारी थी कि कोई खांसी जुकाम नजले से न मर जाए, तो जो पैसा जनता का है वो जब सरकार बनेगी तो किस पर खर्च होगा? हॉस्पिटल पर, कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। ये जिम्मेदारी किसकी? राज्य की। राज्य वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, पैसा लुटवा के अपने दोस्त को अमीर बनवा रहा है, अपनी पार्टी से चुनाव जितवा रहा है, विधायक खरीद रहा, संसद खरीद रहा, ये सब काम कर रहा है। पैसा जनता टैक्स देती थी इसलिए क्योंकि एजुकेशन देना राज्य की जिम्मेदारी हो, कि किसी की जेब में पैसा न हो तो भी उसे अच्छी एजुकेशन मिल जाए, ताकि उसके भीतर एक समझदारी बन जाए, चेतना आ जाए, वो तार्किक हो जाए। एजुकेशन को बेच दिया, अब एजुकेट हो नहीं रहे। तीसरा, स्टेट को पैसा इसलिए मिलता है कि स्टेट ऐसी पॉलिसी बनाए कि वो इंप्लॉयमेंट जनरेट करे, हर हाथ को काम मिले। लेकिन वो काम वो कर नहीं रहे, सब कुछ प्राइवेटाइज कर रहे, सबको मजदूर बना रहे। यानी अब आपके समाज कहां खड़ा है? न उसके पास शिक्षा है, न उस समाज के पास स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधा है, और न उसके पास कोई रोजगार है, काम है। उसके घर में शाम को रोटी नहीं बनती, अगर रोटी बनती है तो सब्जी नहीं बनती, दाल नहीं बनती। उसके घर में एक कोई बीमार हो गया तो हॉस्पिटल नहीं है। उसके घर में कोई शिक्षा नहीं है कि वो इस बात को सोच पाए, समझ पाए कि मुझे शिक्षा क्यों नहीं मिली, मेरे घर में कोई बीमार, कोई नजला जुकाम से मर क्यों गया, उसके हाथ में कोई काम क्यों नहीं है कि शाम को चूल्हा जले। जब ये तीनों चीजों से बेचैन करती है और चेतना समझदारी है नहीं, तो वो धर्म की तरफ भागेगा। अगर इस देश में इन तीनों चीजों के बिना इस देश की बहुसंख्यक आबादी है, तो वो सोचती है कि कहीं से कोई लाभ नहीं मिल रहा है, जाके चुपचाप मंदिर में खड़े हो जाओ, मस्जिद में खड़े हो जाओ, जाके कांवड़ हो सकता है वहीं से रास्ता मिले। जबकि सच्चाई है कि वहां से भी कोई न इलाज मिलता है, न कोई जान बचती है, न कोई शिक्षा मिलती है, न कोई नौकरी मिलती है। मंदिर से नौकरी केवल पुजारी को मिलती है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि वो क्यों वहां जा रहा है, और जैसे ही आप इसको समझेंगे तो आपको एक रिवॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। आपको महसूस होगा कि इस देश के समझदार लोगों, सक्षम लोगों को इस देश में एक क्रांति करने की जरूरत है। वरना ये जो शिक्षा से वंचित रह गया, जो बीमारी का ग्रस्त है, जिसके घर में कमाई नहीं है, जिसके घर में दवाई नहीं है, जिसके घर में पढ़ाई नहीं है, वो अगर आस्तिक बनाए ना तो उसको गाली मत दीजिए। उसको पता ही नहीं कि वो क्या बना है। इस देश में बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग भी जाके आस्तिक बने बैठे हैं। जितने लोग आरक्षण से नौकरी पाए, आरक्षण से नौकरी पाने वाले SC ST OBC, 90% SC ST OBC केवल अपना बैंक अकाउंट भर रहा है, अपने बच्चे को अच्छी तालीम दे रहा है, वो समाज का पे बैक टू सोसाइटी नहीं करता। वरना आपका समाज गुलाम नहीं बना रहता। तो जो हमारी जिम्मेदारी वो हम करते नहीं, तो हम कांवड़ियों को गाली देते हैं। हम कोई शिव चर्चा कराता है उसको गाली, अरे नहीं भाई, आप अपनी बात जनता तक ले नहीं गए, तो उसके पास जो बचा है वही वो कर रहा है। चलो, इस देश में जितने % लोगों ने आरक्षण से नौकरी ली है, SC ST OBC, सब लोग अगर पे बैक टू सोसाइटी करो तो जितना शिव चर्चा और सरस्वती पूजा और जो है सत्यनारायण की कथा होती है ना, उससे ज्यादा कथा लोहिया, अंबेडकर, पेरियार, फूले, भगत सिंह की होने लगेगी गांव गांव। आप तो काम करोगे नहीं, और जो काम कर रहा है RSS, उससे कहोगे कि वो गुलाम है, OBC गुलाम है, ये है वो है। ऐसे समाज में बदलाव नहीं आता, फिर आपस में लड़ते रह जाओगे। SC OBC से लड़ेगा, OBC SC से लड़ेगा, ये इसको मारेगा, और जो जहां ताकतवर है वो कमजोर को मारेगा। तो ये पूरा वर्ष है, और पता नहीं मैंने कुछ एड्रेस किया या नहीं। फिलहाल मुझे जी इसमें एक दो पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ इस पॉइंट्स में। मसलन मैंने देखा, जैसे आपने एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल दिया कि जो कृष्ण को मानते हैं या गोवर्धन पर्वत को उठाने की किंवदंती कैसे मशहूर हो गई। मैं इतिहास को खंगाल रहा था तो मुझे ऐसा मिला कि यादव समाज में ललई सिंह यादव थे, वो एक सही पाथ पे पहुंच रहे थे। तो
अगर जो कृष्ण की बातें आती हैं, अगर हम थोड़ा-सा हिस्टोरिकल बैक देखते हैं, तो हमें बहुत से यादव राजा मिलते हैं, साउथ इंडिया में विशेषकर, जिनका एक बड़ा डायनेस्टी है, बहुत बड़े साम्राज्य हैं, पर कहीं भी वो कृष्ण का कोई टेम्पल बनवाते हुए नज़र नहीं आते हैं। कहीं भी कृष्ण से रिलेटेड, विष्णु से रिलेटेड उनकी एक भी चीज़ें नहीं मिलती। हाँ, उनके जो अभिलेख हैं, उनकी जो लिखावटें हैं, उसमें धम्म ज़रूर दिखता है। इवन जैन धर्म के भी कुछ प्रतीक मिलते हैं, बुद्ध के भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है हमें कि हमारा जो ओबीसी समाज या एससी-एसटी जो भी समाज पूरा बहुजन वर्ग है, इसको एक राइट अगर हम उसको दें, एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी उनके सामने रखें, तो शायद उसको आभास होगा कि हम जिस कृष्ण को मान रहे हैं, वो तो घत जातक कथा का ही तो किरदार वासुदेव हैं। पूरा घत जातक उनके मामा कंस, उपकंस, वही उनके वही बात कि वो मार देगा, अपने मामा को मार देगा जब बड़ा होगा तो। फिर ये जो उनके जो बच्चे हैं वो आपस में लड़ के मर जाते हैं, पूरा वो साम्राज्य खत्म होता है। वही कहानी तो सेम है जातक कथा की, और हिस्टोरिकल एविडेंस मिल रहे हैं। इतिहास के जितने भी यादव राजा हैं, वो कोई भी आज का जो ब्राह्मणिकल कृष्ण है उसका कोई टेम्पल नहीं बनवाते। तो हमें कहीं न कहीं जो ललई सिंह यादव भी जो जिस पाथ को चूज़ कर रहे थे, शायद एक चिंगारी निकली है उस समाज से भी, और इसी तरह से बाकी के भी, कोयरी कुशवाहा, इनको लौ कुश से पकड़ा दिया गया। उनको भी राइट डायरेक्शन की, ये जो दशरथ जातक कथाएँ हैं, ये सब हमारी ही तो थी। आपने बड़ा एक खूबसूरत बात बताया कि ओबीसी जो ट्राइबल्स हैं, इनके सबके अपने ही थे। ये तो ब्राह्मणिकल सिस्टम इनके भीतर घुसा है। तो एग्जैक्टली। कहीं न कहीं ये चीज़ें तो थी हमारे यहाँ, जातक कथाओं के माध्यम से थी ही, पर इसने घुस के उसका ब्राह्मणीकरण करके पूरे जाति को ही कब्जा कर लिया। तो ये हम जैसे लोग राइट। हमारे यहाँ ताकत ना ज्योतिया का व्रत होता है, महिलाएं जी, अपने जी। पुत्र के लिए रोती हैं, हालांकि पुत्री के लिए नहीं होती हैं, हालांकि वो पैट्रियार्की यहाँ भी काम करती है। जी, लेकिन जी। उस पूरे पर्व में कोई ब्राह्मण कहीं नहीं होता। हाँ, हाँ। हमारे यहाँ जैसे यादवों में काशी बाबा की पूजा होती है, वो उनके पुरखा थे, वो लड़ते थे, जी। लड़ाका थे। तो वो जो हुँ, ताकत का प्रतीक था, उसको वो सेलिब्रेट करते हैं कि हम हमारे पुरखे ऐसे थे। उसमें कोई ब्राह्मण नहीं होता। ओबीसी की तमाम जातियों की शादियों में ब्राह्मण नहीं आते थे, बहुत लंबे। ये सब कुछ शुरू हुआ है पिछले बहुत बाद का, हुँ, चंद 100 साल भी नहीं हुए होंगे। इसका मतलब आपके कल्चर को ब्राह्मणिकल सिस्टम ने कोआप्ट करके हेजेमनाइज कर लिया। एक पुरोहित बीच हुँ, में बैठ गया, वो व्याख्या करने लगा कि ये जो प्रकृति का पूजा तुम करने जा रहे हो, होली मनाने जा रहे हो, लो होलिका की कहानी जोड़ लो। तो होली हुँ, पीछे हो गई और होलिका की कहानी ऊपर हो गई कि देखो ऊपर हो गए। प्रहलाद है, ये होलिका है, ये है वो। अरे भाई, कौन गांव में होलिका जानता था? तो होली जलाने वाला काम अलग था, उसमें होला जलाते थे। फसल जो पहली पकती थी, उस पकती है, फल लगा है, उसको उस होली में जलाते थे। उसके ऊपर होलिका का कथा जोड़ दिया। अब अगर एक बात जी। बताइए, कथा ब्राह्मणिकल थी, तो बुद्ध के ऊपर विष्णु का अवतार बना दिया, तो बुद्ध को नहीं छोड़ा ना, आपने उस कथा को छोड़ दिया कि रे भाई, धोखा मत दे, हमारे बुद्ध किसी ईश्वर, किसी आत्मा को नहीं मानते, वो अवतार क्यों बना रहे हो उनको? आपने बुद्ध को नहीं छोड़ा। वैसे ही आप ओबीसी और शेड्यूल ट्राइब, इनके बीच के पर्व उत्सव को मत निकालिए इनसे, ये आपसे दूर हो जाएंगे। इनके हुँ, हुँ, ब्राह्मणिकल नैरेटिव को निकाल दीजिए। अरे भाई, ये निकाल। जितना पता है सब, ये कृष्ण का, ये मैं तो आज भी कर रहा हूं, कृष्ण एक पॉलिटिकल लीडर रहा होगा। शिव के बारे में तो डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि वेद द्रोही देवता है, जो वेदों में मना किया गया वही वही शिव करते हैं। एक बार बहुत गालियाँ दी है ना ब्राह्मणिकल सिस्टम हाँ, ने, शिव का भी जो चीज़ है, वो बहुत गालियाँ दी हैं। बहुत गालियां हुँ, दी। इसलिए मुझे लगता है कि जो ब्राह्मणवाद का कब्जा, वाद में कर रहा हूं, इसने हुँ, पूरी ओबीसी कम्युनिटी, और अब तो वो ट्राइब में भी जा रहा है, अब तो वो शेड्यूल कास्ट में भी जा रहा है। शेड्यूल कास्ट के लोग बहुत भ्रम में न रहे। वो पुजारी, मान लो कल को राम मंदिर का पुजारी एक दलित को बना दिया, क्या आपके समाज पर असर होगा? देखिएगा। और तथागत एक बात और है, आप ललई हुँ, सिंह यादव की बात कर रहे थे, बहुत सही बात है। मैं एक बात कहूं कि जैसे एक इंजेक्शन होता है, वो मतलब एकदम, एक इंजेक्शन लगा दो, पूरा एकदम सही सही कर देगा बीमारी को एकदम। लेकिन उसमें खतरा ये है कि बीमार बचेगा कि नहीं बचेगा। और हाँ, एक हाँ, हाँ। टैबलेट, जैसे होम्योपैथिक की दवाई, पता नहीं क्यों मुझे हुँ, लगता है कि मेरे समाज को होम्योपैथी की दवाई की जरूरत है।
धीरे धीरे हुँ, एक एक डोज देते जाइए। और आप याद रखिए, हमारी पीढ़ी पिछली पीढ़ी से कम धार्मिक है। अब ये हुँ, थोड़ी ये दंगाई राजनीति आ गई है, थोड़ा ये दंगाई सब नेता बन गया है, तो सब पैसा दे दे करके गांव में जागरण करवाना शुरू कर दिया, कांवड़ ढुलवा रहा है, ये सब पैसा बांटता है कि जाओ कथा करवाओ, जाओ ये सब कराओ, तो थोड़ा सा इसका नुकसान हो गया है। लेकिन जैसे ही समय बदलेगा ना, आने वाली पीढ़ियों को हम थोड़ी थोड़ी दवाई देते जाएंगे ना, तो मुझे लगता है एक समय ऐसा आएगा कि बड़ी वाली बीमारी भी ठीक हो जाएगी। इशारा काफी है हुँ। मेरा। जी, जी। कुछ सुपर चैट्स आए हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। अरविंद कुमार जी यहाँ लिखते हैं, एससी से भेदभाव करने में ओबीसी ब्राह्मणों से भी ज़्यादा है। मैं यहाँ एक जवाब देना चाहूंगा अरविंद कुमार को। जी, जी। ये दोनों चीजें मैं बार बार ये कह रहा हूं, जो ताकतवर होगा वो कमजोर को मारेगा, ये वर्चस्व का सिद्धांत है, ये दुनिया भर में चलता है। पुरुष ताकतवर रहा तो पुरुष ने महिलाओं को मारा है, चाहे वो दलित घर की महिला हो, चाहे ओबीसी घर की हो, चाहे वो कहीं की हो, महिलाएं शोषण का शिकार रही हैं। इसलिए आप जब एक दलित व्यक्ति के ऊपर ओबीसी अगर लाठी चलाता है, किसी अति पिछड़े के ऊपर किसी ताकतवर ओबीसी की लाठी चलती है, तो ये गलत है। एक लाइन में ये गलत है। मैं खुद कहता हूं कि अगर आप ताकतवर हो तो आपकी लाठी कमजोर पर नहीं चलनी चाहिए, मजबूत पर चलनी चाहिए। लेकिन आप किसी किसी संघी भाषा को मत बोलने लगिए कि आप पूरे समुदाय को ये कहने लगिए कि ओबीसी तो शेड्यूल कास्ट का शोषण करता है। अरे भाई 52%, 60% ओबीसी अगर शोषण करने लगे, और करता है, मैं भी जानता हूं, उत्पादन संबंधों का रिश्ता है ना भाई, एक का खेत है, दूसरा मजदूर है, तो जो जो मालिक और मजदूर का शोषण है वो आपको ओबीसी और एसटी में दिखेगा। जैसे मिल का मालिक मिल के मजदूर का शोषण करता है। हुँ, तो हुँ। मालिक किसी भी जाति का हो, मालिक अगर दलित भी होगा, तो मालिक अगर मिल का मालिक है तो मिल के मजदूरों का शोषण करेगा। इसलिए हुँ, थोड़ा इस बात को समझिए। आप कम से कम, कई बार होता है ना, घर में झगड़ा हो तो पूरे समाज को गाली मत दीजिए, ये भाषा संघियों की भाषा है। एक मुसलमान कोई गलती करता है, पूरे मुसलमान को गाली देते हैं, और हम और आप यही गाली खाते आए हैं। एक आरक्षण वाला गलती करते तो पूरे आरक्षण को गालियां पड़ी हैं इस समाज में। आपके घर, हुँ। आपके आसपास कोई ओबीसी गलती कर रहा है, मैं गलती को गलती कह रहा हूं, उस ओबीसी को समझाने की जरूरत है कि दलित पर कोई लाठी नहीं चलाओ, तुम ताकतवर हो तो ऊपर वाले को लाठी से मारो, ये तो मैं कह रहा हूं। लेकिन आप थोड़ा संयम रखें भाषा में, कि आप जब कह देंगे कि सारा ओबीसी लाठी मारता है शेड्यूल कास्ट को, जो नहीं मारता है वो भी कहेगा कि भाई बदनाम तो हम भी हो रहे हैं। इसका हुँ। दिमाग थोड़ा जाइए। क्या शेड्यूल कास्ट के लोग अपने नीचे वाली जातियों के ऊपर अन्य अत्याचार नहीं करते? क्या आपके भीतर क्लेश नहीं है? क्या शेड्यूल ट्राइब के भीतर क्लेश नहीं है? वैसे ही ओबीसी के भीतर भी क्लेश है। तो इस और क्लेश में कहीं जी, और कहीं न कहीं वो नैरेटिव की जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी से ये शोषण की व्यवस्था आ रही है, उसकी जगह ओबीसी को आगे कर देना। अरे भाई, हर चीज का विलन ओबीसी को बना दो। कांवड़ कौन ले जा रहा है, धर्म कौन जिंदा करिए, ओबीसी। क्या इस देश के सारे शेड्यूल कास्ट के लोग नास्तिक बन गए? नहीं बने ना। और यादव लोग, कितना यादव लोग ओबीसी ललई सिंह यादव को मानता है, और ललई सिंह यादव के अपने घर में तस्वीर रखे हुए? नहीं हुआ ना। कितना जो है शेड्यूल ट्राइब के लोग जयपाल सिंह मुंडा का पढ़े हैं, किताब अपने घर में रखे हैं। अभी धीरे धीरे समाज बदलता है भाई। लेकिन आप अपने समाज को एकदम से गाली देंगे, एकदम से पूरे समाज को खिलाफ में खड़ा कर देंगे, तो मुझे लगता है कि फिर आप ना जुड़ने का रिश्ता कम खोजना। जहां जहां भाई टकराओ तो दो बर्तन एक जगह रखिए, टकराएगा। इतनी जातियां, 3743 तो ओबीसी की जातियां, सारी जातियां हुँ, आपस में हुँ। टकराती हैं। 6000 से ज्यादा जातियां बन गई, तो सब आपस में टकराएंगे तो हम तो आपस में लड़ते रह जाएंगे। थोड़ा दिल बड़ा किया जाए, थोड़ा कुछ चीजों को वो कर दिया जाए, धीरे धीरे इलाज किया जाए। होम्योपैथिक दवा दी जा रही है, धीरे धीरे इलाज होगा। लेकिन जहां जो अन्याय अत्याचार करेगा हम उसको गलत कहेंगे। हम उसमें ये नहीं हुँ। देखेंगे कि इसका मतलब ये हो गया कि शेड्यूल कास्ट पर कोई ओबीसी लाठी मारे तो गलत ना बोला जाए। बोला जाए, जरूर बोला जाए, लेकिन पूरे कौम, पूरी जाति को ना बोला जाए। उसके खिलाफ हो सकता है, उस ओबीसी के खिलाफ वहीं बगल का ओबीसी आपको खड़ा मिलेगा, बस। मतलब कुछ चीज़ें तो हमें जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी है उनसे भी सीख लेनी चाहिए। वो तो ब्राह्मण को पूरा मीडिया चुप हो जाता है। अरे ब्राह्मण बलात्कारी ब्राह्मण हो तो है, हाँ, वो वो तो बलात्कारी खड़े हो जाते हैं। है। और हमारे आदमी हाँ। थोड़ा सा कहते हैं कि हम अम्बेडकर से संवाद करना चाहते हैं, तो हमारे आदमी हम ही को ट्रोल करने लगते हैं। कहते हैं कि भाई अम्बेडकर, करेक्ट। अम्बेडकर तो पूजने वाली चीज है, अम्बेडकर से कैसे बात हुँ, कर हुँ। लोगे? नहीं भाई, वो अपने बलात्कारी को बचा रहा है,
वो सब जो है हुँ, एक से एक विलेन को बचा लेता है सब। और हमारे हुँ, लोग एकदम ऐसा लेके तराजू लेके बैठे हैं, कौन शुद्ध अम्बेडकरवादी, कौन 24 कैरेट ललईवादी। अरे नहीं भाई, वो मेघा है सब सब। ये थोड़ा हुँ, सा हुँ। हल्का बाट रखो, बराबर होंगे। जी हाँ, आप जी, कमेंट पढ़ जी, लीजिए। जी। और इसके बाद से गौतम गायकवाड़ जी यहाँ लिखते हैं एससी, एसटी, ओबीसी सब मूल निवासी जय भारत, जय संविधान। हाँ जी, शुक्रिया आपका। बहुत और शुक्रिया। हेल्थ स्क्वायर लिखते हैं ओबीसी में यह रिवॉल्यूशन लाने के लिए क्या हिंदू रीति-रिवाज, ब्राह्मणी रीति-रिवाज उन्हें छोड़ना ज़रूरी है? हाँ, वो तो कहा डॉक्टर साहब ने कि हमें उसको ब्राह्मणी रीति निकालना है। रिवाज सब बंद करो, ब्राह्मण को घर बुलाना बंद करो। मेरे घर में बहन की शादी हुई बिना ब्राह्मण के, मैंने अपनी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट से कर ली। न कोई पंडा पुरोहित आया, न कोई कुछ आया, पूरे समाज के लोग आकर के खाना खाए। हाँ, ब्राह्मण आपको कांग्रेचुलेशन शादी के लिए। बहुत और क्या धन्यवाद। मैं एक मेरा यहाँ निजी प्रश्न है कि क्या आपका ये अंतरजातीय विवाह है? अंतरजातीय विवाह है, और वो हमारी पत्नी जो है, वो आज जी, की संविधान की भाषा में कहूं तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आती हैं, और मैं ओके, ओबीसी कम्युनिटी से हूं। तो हम दोनों ने बहुत प्रेम किया। मैं महत्वपूर्ण बात ये मान रहा हूं कि हम दोनों ने प्रेम किया, जाति नहीं देखी। शादी की, हुँ, हुँ, जाति नहीं देखी। एंजॉय हुँ। किया, लोगों को बुलाया, लोग आए भी, खूब जश्न मनाया, पंडा पुरोहित को नहीं बुलाया। ये है। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत खूबसूरत बहुत मेरे साथियों आप देखें जो लोग ट्रोल कर रहे थे, आपको हमें सीखने की ज़रूरत है कि जो लोग इस स्टेप को जिस पर हम बात करते हैं रोटी-बेटी की, उस पर जो लोग काम कर रहे हैं, तो हमें रिस्पेक्ट की बात होनी चाहिए और यूनिटी बनाने के लिए अभी जितनी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो ट्रोल से बचें, विशेषकर एससी, एसटी, ओबीसी में आप लोग ट्रोल से बचें। और ये बहुत अच्छा स्टेप है यहाँ पे मैं दोबारा कांग्रेचुलेट करूँगा और भाभी जी को भी कांग्रेचुलेट करूँगा। बहुत धन्यवाद। जी, और यमराज जी लिखते हैं यहाँ पे मुस्लिम ओबीसी को इस आंदोलन में कैसे शामिल किया जाए? हाँ, ये एक अच्छा प्रश्न है। यमराज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम बहुत दिलचस्प है। यमराज जी, मैं आपको यमराज जी बोल रहा हूँ। देखिए, जी, ओबीसी में मुसलमान तो शामिल है। मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो मुसलमान शामिल है। आप कैसे शामिल किया जाए? मुझे लगता है कि पसमानदा मूवमेंट एक चला था, और पसमानदा मूवमेंट का एक नारा था कि दलित पिछड़ा एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। उन लोगों में से 85% मुसलमानों की वे जातियां हैं जो वही पेशा करती हैं जो हिंदू के यहाँ, मतलब जो हम लोगों के यहाँ एससी एसटी ओबीसी में रही। उनका शोषण जैसे यहाँ था वैसे वहां है। यहाँ ब्राह्मणवाद है, वहां सैयदवाद है। वो पसमानदा आंदोलन के लोग कहते हैं कि अगर 500 मुसलमानों को आजादी के बाद बड़े ओहदे पर रखा गया, तो 500 में से 495 या 490 केवल सैयद थे। जैसे हम लोग कहते हैं ना, केवल ब्राह्मण, और सबसे ज्यादा वाइस चांसलर बने, सबसे ज्यादा जज बने, सबसे ज्यादा भारत रत्न मिला, सबसे ज्यादा जो है ये सारे लोग बड़े पदों पर आए, वैसे ही वहां भी रहे। तो उन लोगों के भीतर से एक आंदोलन चलाने की जरूरत है। मुस्लिम कम्युनिटी के भीतर जो पसमानदा आवाज थी, उसका एक आंदोलन चल रहा था। इधर बीच हुआ क्या कि ब्राह्मणवाद और सैयदवाद का एक गठजोड़ पसमानदा आंदोलन के लोग कहते हैं। ब्राह्मण को 15% अगर रहता तो वो अपना पूरे देश पर शासन नहीं कर सकता था। तो उसने हिंदू का विमर्श चला। 85%, 80% हिंदू एक तरफ हो गए, करना चाहते हैं वो, उनका हुँ, नरेशन है। हुँ, वैसे ही ब्राह्मणों में, सैयदवादियों में कहा कि सब मुसलमान एक तरफ, और इधर हुँ, होने ये लगा कि दाढ़ी और टोपी देख करके लिंचिंग होने लगी। तो जब आपकी किसी पहचान पर ही हमला होता है, तो आप फिर सोचते हैं कि पहले सब लोग बच जाएं, फिर आपस की लड़ाई लड़ेंगे। तो मुसलमान आज मुसलमान होने की लड़ाई लड़ रहा है, वो बचा रहा है कि भाई हमें तो तुमने टारगेट किया, दाढ़ी टोपी देखी तो मार दिया। इसको अगर हम थोड़ा, ये चुनौती हमारे सामने आ गई। लेकिन मुसलमानों के बीच बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं, पसमानदा आंदोलन के लोग। हमें उनको महत्व देना चाहिए, उनको अपने मंच पर जगह देनी चाहिए, उनके मंच पर हम जाएं, और वहां से जो दर्द एक है तो दवा एक का रास्ता बनेगा, वो बनेगा। थोड़ा सा अभी वक्त विपरीत है, अभी हिंदू मुस्लिम ज्यादा चल रहा है, मंदिर मस्जिद ज्यादा चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा इसकी मुश्किल आई है। लेकिन मूवमेंट का रिश्ता तो बन जाएगा। डॉक्टर साहब, आपके जी, पास जी। हाँ, एक कोई था ए थोड़ा। ए ए एक मिनट ये अच्छा ये सस्री देवी ने यहाँ लिखा है, आदरणीय लक्ष्मण सर जी शादी की शुभकामनाएँ देते हैं। बहुत ओके। धन्यवाद।
और ये क्वेश्चन था डॉलर किंग का। डॉक्टर साहब, आपके पसमानदा को एससी रिजर्वेशन पर क्या व्यूज हैं? अब ये देखिए, मैं तो कहूंगा कि जैसे ओबीसी में तमाम जातियों को आप जोड़ते चले गए और ओबीसी की लिमिट नहीं बढ़ाई गई। मैं ये कह रहा हूं, अभी मणिपुर वाला जो झगड़ा चल रहा है उसमें भी यही विवाद है। किसी कम्युनिटी में जैसे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का हम विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि हम कहते हैं कि रिजर्वेशन का कंसेप्ट गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, वो प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी का सवाल है, वो कल्चर का सवाल है। आप तमाम जातियों को शामिल करते जा रहे हैं और लिमिट उसकी बढ़ा नहीं रहे। इस पूरे सवाल पर मेरा कहना यह है कि जाति जनगणना करा करके जितने लोग शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में हैं उनको उतना रिजर्वेशन दो। अगर आपको शेड्यूल कास्ट में किसी को शामिल करना है तो इसका अच्छा जवाब तो देखिए वो लोग देंगे, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि उसकी लिमिट इतनी बढ़ाओ, जैसे हम कहते हैं ना कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जो जितनी संख्या में है, अब ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बाद जो थोड़ा बहुत बच गया है सवर्णों को, वो भी रिजर्वेशन सवर्णों को दे दो, और जितना जगह उसके बाद बच रही है इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर, वो सारा सब में बांट दो। बस मेरा जवाब ये। और इसके लिए आपको दिल बड़ा दो। जैसे ओबीसी में 52% रिजर्वेशन की बात थी, अति पिछड़े समुदाय के लोग कहते हैं कि भाई हमारा तो सब आप खा गए, हमको तो कुछ मिला नहीं। हम कहते हैं बिल्कुल सही बात है, चलो जनगणना करा लो, इसके लिए आंदोलन करो, एक बात। और उसके साथ हमारा डिवीजन चाहिए ओबीसी में, बिल्कुल डिवीजन कर दो। तीसरा, एजेंडे में रखो कि 52% रिजर्वेशन लागू करो ओबीसी में सवाल। तो एक डेटा एनालिसिस होना चाहिए कि शेड्यूल कास्ट में किसको आप रखेंगे, इसकी कुछ शर्तें होंगी, उन शर्तों को जो फॉलो करे उसको आप शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में रखो, उनको काउंट करो कितने वो हैं, उतना रिजर्वेशन उनको बढ़ाओ। ये नहीं ठीक है कि आप लोगों को इंक्लूड कर दो, रिजर्वेशन का दायरा उतना ही रहे। सरकारी शिक्षा, सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन है, सबको प्राइवेट कर दो और सबको आपस में झगड़ा लड़ाने के लिए। आज देखिए मुसलमान को दलित से लड़वा रहे हो आप, ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि दोनों आपस में लड़ जाएं। और आप क्राइटेरिया अभी बढ़ाने का कह दो कि 7.5% शेड्यूल ट्राइब को 10% करो, 15% शेड्यूल कास्ट को 20% करो, आपकी नन याद आ जाएंगी ये सारे जो लड़ाने वाले हैं। ओबीसी रिजर्वेशन को 27 को 52 कर दो, सारा आंदोलन खत्म हो जाएगा। ये लड़ाने वाले लोग आपस में लड़ा रहे हैं और हमारे लोग जो तलवार खींचे हुए हैं, अरे भाई मैं देख रहा हूं ट्विटर पे, सारा शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग मुसलमानों के इतिहास तक को खंगाल खंगाल के उनको विलन बना रहे हैं। क्या मिलेगा इससे? वही काम तो आरएसएस वाला कर रहा है, वही आप कर रहे हो। मुसलमान विलन हो गया, मुसलमान हमारे आंदोलन में नहीं आता। अरे ठीक बात है, आपके घर के सारे लोग आंदोलन में जाते हैं क्या? मुसलमान कैसे मेरे आंदोलन में आए, मैं उसकी बात करूंगा। मेरे घर के सारे लोग कैसे मेरे आंदोलन में आए, मैं इसकी बात करूंगा। तो मैं झगड़ा, आपस में झगड़ा लड़ाने के फेवर में नहीं हूं। ये सारे वंचित शोषितों की 90% लोगों की एका कैसे बने, मैं उसमें हूं। ये जो रिजर्वेशन का काम है, ये झगड़ा लड़ाने का काम है। ये सारा झगड़ा लड़ा, मैं कह रहा हूं रिजर्वेशन कहां बचा है? चलो आंदोलन बड़े तबके में करो, और सही बात है मुसलमान तबके के लोगों को भी आंदोलन में तो आना होगा। आप लड़ाई जिसकी आप जिस चीज का लाभ लेना चाहते हैं उसका लाभ लेने के लिए जो आंदोलन हो रहा है उसके लिए तो आपको मेहनत करनी होगी। ये मेरी टिप्पणी जी। जी, यहाँ पे कोई मेरे ख्याल से एक पॉलिटिकल सिनेरियो भी हो सकता है कि एससी वर्ग का एक बहुत बड़ा तबका जो है, जो पसमानदा मुस्लिम से सहानुभूति भी रखता था कि ये हमारे ही लोग हैं, कन्वर्ट हुए हैं, तो कहीं इसको तोड़ने की भी एक साजिश के तौर पे नहीं लाया गया है। बड़े बड़े पढ़े लिखे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के अच्छे अच्छे विचारक लोग इस समय केवल मुसलमानों के खिलाफ लिख बोल रहे हैं, इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, उन्होंने ये किया। अब ये अजीब विडंबना है भाई। आप डॉक्टर अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना के खिलाफ खड़े थे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जिन्ना तुम पाकिस्तान बांट करके कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में नाराज हुए तो उनके ऊपर लिखा भी। लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारी जमीन है, इसमें हम सबका हिस्सा है भाई। अच्छा, पसमानदा आंदोलन में जब अब्दुल कयूम अंसारी ने 1931 की जनगणना के समय जब मुस्लिम लीग कह रहा था कि आप धर्म के कॉलम में मुस्लिम लिखिए, तो अब्दुल कयूम अंसारी ये आंदोलन चला रहे थे कि जाति लिखियो, कौन नाई है कौन जुलाहा है, उनका शहादत भूल जाएंगे आप जो उसके बाद
आसिम बिहारी से लेकर के पूरा पसमानदा एजाज अली से लेकर के 1990 का पसमानदा आंदोलन, जो मंडल कमीशन के आंदोलन के समय जब कांशीराम, रामविलास पासवान, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव और लालू यादव की एका बनी थी, करुणानिधि की एका बनी थी, नीतीश कुमार की एका बनी थी, वहां आपके साथ कौन खड़ा था? पसमानदा खड़ा था। आपने तो जहां साझा पुल था उस पुल को गिराने में लग गए आप, तो आप तो उस राजनीति के शिकार हो गए। मैं तो ये मानता हूं भाई। हाँ, लेकिन ये दोनों तरफ से हो रहा है, दोनों तरफ से ये रुकना चाहिए, बैठ के इस पे बात होनी चाहिए और रेशियो बढ़ाना होगा, और आंदोलन में तो सबको शामिल होना चाहिए। इन दोनों बात पर मैं सहमत हूं। जी, जी। बहुत खूबसूरत उत्तर रहा। और यहाँ पे संतोष जी कुमार यहाँ लिखते हैं, व्यूअर्स SJRW और डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी के चैनल को शेयर करें। हाँ जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका संतोष कुमार जी, और सभी दर्शकों से आग्रह है, ये बहुत खूबसूरत स्ट्रीम रही है, इसमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिले हैं, जो हम देखें हम तो ऐसे चौराहों पर बैठकर और ट्विटर पे और तरह-तरह के सोशल मीडिया पे बहुत से प्रश्न का उत्तर खोजते रहते हैं, पर जब कोई आपके समाज से पढ़ा लिखा व्यक्ति जब अपनी विचार को रखता है, वो बातें उसमें कुछ मायने होते हैं, उसमें पूरा एक समय लगा होता है, पूरा एक लाइफ का स्टडी होता है, फिर एक एक्सपर्टीज उसमें आ जाती है, तो इसीलिए इस पर समझना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियोज को शेयर कीजिएगा। डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी का अपना चैनल है जो डॉक्टर लक्ष्मण यादव नाम से ही है, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे वहां पे मिल जाएगा, आप उनको भी सब्सक्राइब करें। बहुजन समाज के जो भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनसे जुड़ना, उनकी बातें सुनना। देखिए, आपको आप मानना न मानना आपके हाथ में है, पर उनको सुन के उसमें से आपको क्या अच्छा लगा या क्या उस पर आपको इफेक्ट डाल रहा है, वो जरूर करना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया आपका संतोष जी। और डॉलर किंग जी, आपके ये वाला पसमानदा वाला पॉइंट का आपका हो ही गया है, इसका उत्तर मिल गया है। यहाँ पे डॉक्टर साहब का भी ये कहना है कि आप बेशक उनको रिजर्वेशन में ले आइए, पर जितने प्रतिशत को आप ला रहे हैं, उतना कुछ हिस्सा बढ़ा दीजिए उसमें। क्योंकि पहले से एक लिमिट है, तो उस लिमिट को थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और बेसिकली ये लड़ाने की एक कोशिश हुई है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें आनी हैं एक साल में इलेक्शन का, तो सारे चीजें हैं। राहुल माली यहाँ लिखते हैं, अगर महाराष्ट्र में ओबीसी कुणबी माली, बिहार यादव कुर्मी कुशवाहा, यूपी यादव कुर्मी मौर्य, छत्तीसगढ़ ओबीसी साहू तेरी आदि ज्यादा दबदबा है, तो हमारा मसला है हम जनसंख्या के अनुसार बांट लेंगे। ओबीसी वांट कास्ट सेंसस। हाँ, हाँ ये जी। ये राहुल माली जी ने बड़ी शानदार बात कही है कि जानते हैं ऐसा कोई झगड़ा नहीं है कि कौन कहाँ कितना ज्यादा है। जिस जगह पर जिसकी जनसंख्या जितनी होगी उसको उतना हिस्सा तो वो मिलेगा। होता क्या है कि सवर्ण लॉबी ये करती है कि जो ताकत में ज्यादा होता है और जो लड़ता है, ध्यान रखिएगा, ओबीसी में आज सबसे ज्यादा बदनाम वही जातियां हैं जो सबसे ज्यादा आरएसएस और बीजेपी के सामने लड़ रही हैं। उनकी गलतियों को तिल का ताड़ बना के दिखाया जाता है। लेकिन हमारा रास्ता है, ओबीसी सेंसस जब हो जाएगा, कास्ट सेंसस, तो हम ये देख लेंगे कि किस राज्य में कौन कितनी तादाद में है, उसको उस राज्य में उतनी तादाद में उसको उसके हिस्से की जगह दे दिया जाए। तो ये केवल ओबीसी में सबके हक और सबकी हिस्सेदारी के लिए कास्ट सेंसस बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया राहुल माली जी। बहुत खूबसूरत राहुल माली जी। और आरकेवी अम्बेडकरवादी भीम युवा यूनिटी जी का भी सुपर स्टिकर है। यहाँ पे टीका बॉस जी लिखते हैं, बहुजन समाज के 29 लाख रजिस्टर्ड संगठन कैसे एक होंगे? ये बड़ा प्रश्न है। मैं कह रहा हूँ कांशीराम ने एक संगठन बनाया बाम से, आज पता नहीं आधा दर्जन या 1 दर्जन बाम से है। आपने जितने संगठन बनाए उसमें कितने सब टुकड़े हो गए। तो यही तो विरोधाभास है, क्या करेंगे। जी। मुकेश कुमार भागलपुर यहाँ लिखते हैं, नमस्कार सर, मैं ओबीसी समाज से मैं जान गया हूँ कि हमारे भारत के साथ क्या हुआ। मैं भी इस क्षेत्र में समाज को वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने के क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ। बहुत खूबसूरत मुकेश जी, आप जरूर इसमें आगे बढ़ें। ये बहुत जरूरी है, अपने लोगों के लिए काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो पे बैक टू सोसाइटी है, आप जिस माध्यम से, अगर आप प्रोफेसर हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जिस भी माध्यम से आप समाज को अपना कुछ देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, जरूर करें। और प्रयाग सिंह जो है, इनका सुपर स्टिकर है, शुक्रिया आपका। यहाँ पे
क्वेस्ट क्वेस्टर वॉक्स जी का भी सुपर स्टिकर है, रोहित सिंह जी का भी सुपर स्टिकर है, आशाश्री देवी यहाँ लिखते हैं, सर बिना पंडा के शादी कैसे किए? कृपया बताया जाए ताकि हमारे बहुजन समाज भी ऐसा कर सकें। चूंकि आप हमारे आदर्श हैं, आपका सभी अनुसरण करेंगे, हम भी ऐसा ही करते हैं। बहुत खूबसूरत आशाश्री देवी जी, इनका मैं यह प्रश्न है, इस पर जरूर अपनी टिप्पणी रखें जी। मैं दो बात बहुत छोटी सी बता दूं। बहन की शादी जब हुई तो चूंकि बहन का मामला था, कुछ चीजें बहन की थी, उनके निर्णय, कुछ घर वालों के, तो एकदम से सब कुछ तो खत्म हुआ नहीं अचानक। हमारे गांव में नाई जो होता है, जिसे हमारे यहाँ नाऊ कहते हैं, वो पंडित के बगल में बैठा होता है और शादी में क्या करता है कि सब काम वो करवाता है और पंडित का काम होता है मंत्र पढ़ना। तो मैंने अपने गांव के नाऊ को बुलाया, घर वाले कह रहे थे नहीं नहीं ये सब होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। तो मैंने नाई को बुलाया और मैंने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, शादी तो सब आप कराते हो? तो कहा हाँ भैया। तो हमने कहा कि उसमें पंडित क्या करता है? कहा कुछ नहीं, वो मंत्र पढ़ाला। तो हम कहे कि अगर उन्ना मंत्र पढ़ने के लिए वहां रहे तो कहा तो क्या, सब हम कराते हैं, हम करा देंगे। तो हमने अपनी बहन की शादी में ये किया कि मंडप लगा, प्रकृति पूजा की सारी चीजें होती हैं, चावल है, दूब है, हल्दी है, दही है, ये है, वो सब रखा गया। और सारा काम उसी अपने जाति, अपने अपने समूह का व्यक्ति जो नाई था, मैंने उससे कहा, कोई मंत्र नहीं पढ़ा गया, कोई पंडित वहां नहीं था। और जो लेन देन होता था, जैसे कोई लड़की के लिए लड़के वाले कुछ कपड़े ले आए थे, लड़के वाले के लिए लड़की वालों की तरफ से कुछ देना था, 5 मिनट 10 मिनट वो सब दिया गया। 5-10 मिनट में तिलक उलक करा के थोड़ा सा नजर उजर उतार माँ ने, भाई अब देखिए सब कुछ एकदम नहीं खत्म हुआ, लेकिन मुझे लग रहा है कि 10 से 15 मिनट में बहन की शादी हो गई। लड़के वाले भी खुश, लड़की वाले भी खुश, और दोनों जो लेना देना अपना, ये आप भाई हमारा पूरा हमारा उपहार आपको, ये हम ले आए हैं, ये इनको दे दिया, ये इनको दे दिया, और मंगलसूत्र पहना दिया, ये सिंदूर लगा दिया। तो कर्मकांड का आधा खत्म वहां से हो गया। मेरी शादी में क्या हुआ कि मेरी शादी चूंकि स्पेशल मैरिज एक्ट से हुई, तो मेरी शादी में कुछ हुआ ही नहीं। मैं और मेरी पत्नी दोनों गए, एक दिन अप्लाई किया, कुछ दिन बाद उसका वो नंबर आ गया, उस दिन जाकर के कोर्ट में खड़े होकर के दोनों ने शादी के करारनामे पर दस्तखत कर ली, हम दोनों एक हो गए। फिर मैंने एक छोटा सा रिसेप्शन दिल्ली में दिया, वहां के दोस्तों को मिलाकर खिला दिया, बुलाकर, और एक रिसेप्शन घर पे दिया, सब लोग आए, मिले, फोटो खिंचवाई और खाना खाए। तो बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मेरे ख्याल से साथियों आप देख लीजिए, इससे खूबसूरत आपको नज़ारा नहीं मिल सकता, इससे बेहतर पहल आपको नहीं मिल सकती है। तो और हम लोग रोटी-बेटी संबंध के, विशेषकर बहुजन समाज में अगर आपको लगता है कि शोषणवादियों में भी नहीं जा सकते, तो एक स्टेप उठाइए और हाँ, बहुजन आपस में, एससी, एसटी, ओबीसी आपस में शादी मैं करें और मैं जी, तथागत जी। एक बात कहता हूँ कि जैसे मान लो जो हुँ, लोग हुँ। बहुत तराजू लेके तौलते हैं ना, कि ओबीसी में ये दिक्कत है, शेड्यूल कास्ट में भी आपस में बहुत सारी दिक्कतें, तो कुछ लोग क्या होता है कमी ही खोजते हैं, नकारात्मकता ही देखते हैं। अगर मैं उनसे भी पलट के पूछूं कि चाहे वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, चाहे वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, सब एक बात कह के गए कि तब तक जाति खत्म नहीं होगी जब तक अंतर जाति विवाह नहीं करोगे, रोटी बेटी का संबंध नहीं करोगे। तो जो अपने को सबसे कट्टर अम्बेडकराइट मानता है, वो क्या ये बात फॉलो किया क्या? तो इसलिए बहुत तराजू लेके मत तौलिए, दूसरे की कमी, अपनी भी कमी, सब देखना होगा। थोड़ा दिल बड़ा करने की बात इसलिए मैं करता हूं। अभी भी जो लोग शादी कर रहे हैं उनको और प्रोत्साहन दीजिए। जहां आपकी कमी है, आप नहीं कर पाए तो कबूल करिए। अब मैं दलित में दलित कर रहा हूं, मैं ओबीसी ओबीसी में कर रहा हूं, तो फिर कितना आप अंबेडकर को जी रहे हैं? तो सब आप भी हुँ। नहीं जीते, सब हम भी नहीं जीते। लेकिन जहां जहां मौका मिले कोशिश करिए, प्रोत्साहन दीजिए, तब जाकर के तराजू लेके तौलिए। अपने लोगों को तराजू लेके तौल करके विलेन मत बनाइए, ये मेरा कहना है। जी, बहुत खूबसूरत। तो और एक बात और भी है कि साथियों, अगर बहुजन समाज से एससी, एसटी, ओबीसी, मान लेते हैं कोई ओबीसी समाज से आता है, वो अगर एससी और एसटी पे भी कुछ समालोचना की बातें करता है, एक चिंतन की बात करता है कि इसमें क्या कमियाँ हैं, क्या चीज़ उजागर की जा सकती है, तो इसमें कोई भड़कने जैसी बात नहीं है। इसी तरह से कोई एससी या एसटी वर्ग से भी अगर ओबीसी के बारे में चिंता ज़ाहिर करता है, उन पर करता है, तो हम सबका ना स्वागत करना चाहिए।
ये एक इंटेलेक्चुअल आप समझें कि एक थिंकिंग है, जब तक आप इस तरह की चर्चाएँ नहीं होंगी ना, सुधार नहीं होगा। और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि आप खुद कभी सुई गिर गई और उसको ढूँढ रहे हैं, आपसे न मिले और कोई दूसरा बंदा को दिख जाएगा, आपको नहीं दिख रहा है। तो ये हम बहुजन समाज को इतना स्पेस देना चाहिए हम सबको कि एक-दूसरे की भी चीज़ों को आत्मलोकन कर सकें। और इसके बाद यहाँ पे हेल्थ स्क्वायर जो हैं वो लिखते हैं एससी-एसटी रिजर्वेशन को लेकर भी महाराष्ट्र में भी मराठा जाति बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट रखते हैं। इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? एससी-एसटी रिजर्वेशन को लेकर मराठा जाति। ओके, मराठा जातियों में मेरे ख्याल से 3 जो मुख्य जातियाँ हैं उसमें से एक जाति तो ओबीसी में आती है, 2 को जनरल में रखा गया है। तो हाँ, सब सब है नहीं, सब ओबीसी में भी नहीं है, कुछ तो उसमें है, और अलग अलग जगह के अलग अलग वो है। मतलब मैं इस पे भी एक क्वेश्चन कर सकता हूँ कि सारे मराठा यही थोड़ी सोचते हैं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के नेगेटिव है, बस उसके बाद फिर जो है, ये काम बदला भी आ सकता है। जी, वहाँ की कुछ प्रॉब्लम है, उस पर थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। ओके। और शैमी अंजलि जी का यहाँ सुपर स्टिकर है, शुक्रिया आपका। यमराज जी लिखते हैं आप जिला वाइज ओबीसी के व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर जागृति करें। हाँ, जुड़ना तो बहुत ज़रूरी है। जिला वाइज मैं तो कहता हूँ जिला वाइज में भी ब्लॉक वाइज जो है लोग जुड़ें और लोगों को जोड़ें। ये काम जोड़ लिए ना, आप नहीं जोड़ेंगे तो कोई और तो जोड़ ही रहा है। उसके पास तो टीवी है, हाँ, बैठ के आपको घर बैठे-बैठे आपको जोड़ रखा है उसने। जी। तो सूरज लोधी थानेरा स्वामित्वपुर जी लिखते हैं सर चंद्रशेखर आजाद को भी बुलाया जाए। हाँ जी, हमारा प्रयास रहेगा, जरूर प्रयास रहेगा। शुक्रिया आपका। और रघुवेंद्र खीरार जी का यहाँ सुपर स्टिकर है, बहुत शुक्रिया आपका। और रक्षित सिरधरन यहाँ लिखते हैं इंडियन एक्स मुस्लिम हु अपार्ट फ्रॉम एक्सपोजिंग इस्लाम स्टैंड विथ ओबीसी एससी जिल्लफ एंड हाँ, Arjal, lower caste, Muslim for social justice. Is real ex-Muslim also they are just Brahmanist? हाँ जी, वो एक्स मुस्लिम नहीं है, वो पूरे आप उठा के देख लीजिए ना वो एक्स मुस्लिम के नाम पर उनके यहाँ कौन लोग बैठे रहते हैं? सारे शर्मा, दुबे, चतुर्वेदी यही सारे लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे। इसी तरह के सरनेम वाले सारे वहाँ बैठे रहते हैं। वो कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे थे। जो मुस्लिम का भी रिजर्वेशन के अगेंस्ट में जो खड़े थे, तो वहाँ पे वो क्या पसमानदा मुस्लिम लोग थे? नहीं, वहाँ के जनरल मुस्लिम थे, जनरल कास्ट के। तो ये चीज़ जो है ना हमें समझने की ज़रूरत है, रक्षित जी। और अनुराग निषाद जी यहाँ लिखते हैं, सर यादव, व्हाट इज योर ओपिनियन इन eliminating Brahmanical surnames? I congratulate you on your intercaste marriage. What surname your child will get? अच्छा जी, ये तो अनुराग अनुराग जी, पहले तो ये मैं कहूं कि जैसे कई बार ये मूवमेंट चलाया गया कि जाति न लगाओ तो जाति खत्म हो जाएगी, जातिवाद खत्म हो जाएगा। इसका रिजल्ट मुझे जहां तक समझ में आता है कि ज्यादा फायदा अपर कास्ट वाले को मिला, क्योंकि जब वो कुमार लगा लिया तो वो बहुजन नायक भी बन गया, क्योंकि उसने 4 बार अपने भाषण में अम्बेडकर की जिक्र कर लिया। तो मैं जब लोगों से मिलने गया तो मुझे पता चला कि वो लोग कहते हैं बहुजनों में तो एक ही शेर आपके पहले था, वो था कुमार। हमने कहा वो बहुजन नहीं भाई, वो अपर कास्ट है। अरे नहीं, वो तो इनकी बात करते थे। कुमार लगा करके कब कौन क्या बन जाएगा, इसका फायदा उठाने वाले लोगों के पास वही है जिनका नेक्सस मजबूत होगा। आपका फायदा कम हुआ। दूसरे ये कि जाति का टाइटल न लगा देने से जातिवाद खत्म हो जाएगा, मेरा मानना अभी फिलहाल ऐसा नहीं है। एक बार जब कास्ट सेंसस की बात इसीलिए होती है कि सबको पता चल जाए कि कितना कौन है, इसलिए ये होगा। अब जहां तक मेरा मानना है, व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि मेरे बच्चे अगर होंगे तो मैं उन बच्चों का कोई टाइटल नहीं दूंगा। मेरे भाई के बेटे हैं, उनका भी टाइटल नहीं है। जी जी, बहुत खूबसूरत। जयदीप सिंह यादव जी यहाँ लिखते हैं, लक्ष्मण यादव सर also followed a unique and noble work for distributing books to needy children recently as a memento during recent demise in his family. A gesture like this truly inspired us to
अडॉप्ट द सेम विदिन आवरसेल्व्स। बहुत खूबसूरत जयदीप सिंह जी। जी, तबागा जानते हैं, मेरे छोटे वाले चाचा कैंसर हो गया था, उनको एक्सपायर कर गए पिछले दिनों। तो ओके। हमारे घर में अपने आप लोगों ने कहा कि हम उनकी तेरही-उरही नहीं मनाएँगे। कोई घंट नहीं बजेगा, कोई पुरोहित नहीं आएगा, जो वहाँ भी होता है ना, महापत्र ब्राह्मण आता है, वो सब ले जाता है। कुछ नहीं हाँ। हुआ। और एक संडे की डेट अपने से तय कर दी गई, 13वां दिन भी नहीं था वो। घर के सारे हुँ। लोग बैठे, छोटे वाले चाचा के बेटे ने कहा कि मैं गरीब बच्चों को, 100 बच्चों को कलम, कॉपी, किताब बाँटूँगा। और हमने वो हुँ। बाँटा, और लोगों को थोड़ा-सा कुछ भोजन, कुछ वो बनवाया, वो सब लोग खाए, और बच्चों को कॉपी, कलम बाँटा गया। अपने आप सारा कर्मकांड खत्म हो गया। ये मेरे फैमिली में बहुत अपने आप। खूबसूरत। हाँ, कोई किसी को न उनकी आत्मा को तारने, बेटा बोला कि जब बीमार थे तो कोई तो पूछने नहीं आया। अब गुज़र गए तो मैं चलूँ सबको गाँव भर को खिलाने? कोई ज़रूरत नहीं। तो ये ऐसे तो चल रहा ये है। जी, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, हम सबको इस चीज़ से सीख लेनी चाहिए कि जो मृत्यु भोज का जो सिस्टम है, उसको हटा के उन पैसों का यूटिलाइज़ जो है, अपने गाँव में समाज के बच्चों को आप वो चीज़ दे दीजिए एजुकेशन से रिलेटेड, उनके हाँ, हाथों में किताब, पेंसिल और बुक्स पकड़ा दीजिए, उस पैसे का इस्तेमाल करके वो ज़्यादा आपको दुआएँ मिल जाएँगी, बशर्ते कि इसमें वेस्ट करने के। और फिर यहाँ पे धर्मवीर सिंह जी का भी यहाँ सुपर स्टिकर है। बहुत शुक्रिया आपका धर्मवीर सिंह जी। तथागत, अब मुझे लग रहा है आप बात करिएगा, मैं थोड़ा अच्छा, निकलूँगा, जी, मेरी जी। एक और कार्यक्रम है 9 बजे से, तो ओके, मैं ओके, शामिल ओके। होऊँगा। और आप जो काम कर रहे हैं, मैं फिर से बहुत धन्यवाद देता हूँ। साइंस जर्नी एक बहुत प्यारा नाम आपने रखा है कि ये जो यात्रा है वो वैज्ञानिक यात्रा है, विज्ञान और तकनीक की। बुद्ध कबीर से लेकर के फूले अम्बेडकर, पेरियार सब यही कहते थे। तो बहुत शानदार आप काम कर रहे हैं, तथ्य और तर्क के साथ। और कई बार मुझे लोग कहते हैं ना कि आप जो बोलते हैं वहां दिल्ली में बैठकर, हम गांव में जो चौराहे पर कोई हमसे बहस करता है तो आपकी बात हमारे रेफरेंस में आती है। तो हमारे जैसे हुँ, हुँ। लोगों के लिए आपकी बात ज्यादा रेफरेंस में आती है कि किस पन्ने पर क्या लिखा है। इस काम को जारी रखिए, और बहुत बहुत शुक्रिया। पिछली बार हम लोग मिले थे जब एक कार्यक्रम वो रामचरितमानस वाला था। आज बातचीत करके वाकई बहुत अच्छा लगा, और मेरा मन होगा कि हम लोग जब भी आपको लगे, मैं आपके चैनल के लिए अवेलेबल रहूंगा, क्योंकि हम सब मिलकर शायद कोई एक ही ख्वाब देख रहे हैं कि ये दुनिया और कितनी खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया तथागत आपका, और आपके जी, दर्शकों को भी बहुत धन्यवाद। जी, मैं बहुत-बहुत निकल शुक्रिया आपका। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। आप बहुत आभार जो आपने यहाँ अपना कीमती समय निकाल कर हम लोगों को दिया है। आगे भी हम लोग इस चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। जी, बहुत थैंक शुक्रिया। यू सो मच, थैंक यू।